शुरू के 8 साल आप व्हील चेयर पे थे और डॉक्टर ने एक टाइम पर यह कह दिया था कि आप 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्या है कि मुझे एक बीमारी होती थी रूमेटिक अर्थराइटिस, यानी हिंदी में बोलते थे गठिया बाह। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं चल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, बॉडी मूव करता था, दर्द से कहराता था। रिजेक्शन को आपने मोटिवेशन बना दिया कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो आप 4 चीजें ऐसी बता देते हैं जिससे वो ठीक हो जाएगी कि जो 1 टाइम खाए वो योगी, जो 2 टाइम खाए वो भोगी और जो 3 टाइम खाए वो रोगी। रेसलिंग वेलफेयर के आप पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। मैं पहला इंसान था जो कुश्ती को मिट्टी से अखाड़े से 5 स्टार ले गया। आप मोदी जी से भी मिले हैं, क्या बातचीत हुई? अगर मैं चाय नहीं पी रहा हूँ और चाय को प्रमोट कर रहा हूँ तो ये गलत है। और एक टाइम था कि मेरे अकाउंट में 120 रुपये थे, मैंने 2.5 करोड़ कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। जी, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, इसलिए मैं छोड़ा। चंद पैसे के लिए अब क्या करें भाई, अब वफा का जमाना कैसे रहा, किसे वफा करें? मिट्टी के बने लोग कागज में बिक जाते हैं। वाह। बिग बॉस का आपकी जिंदगी में कितना असर रहा? बिग बॉस मेरी जिंदगी का बहुत छोटा शो था मगर हिट वही हो गया। पायल जी और आप अलग हो रहे हैं, कोई रिश्तों में खटास है। मेरे दादाजी की 2-3 शादियाँ हुई थी, मैंने कहा शायद मैं लग रहा मैं भी वैसा लकी हूँ। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो शादी मत करो। सरकार का आप सपोर्ट करते हैं तो आपको ट्रोल किया जाता है, गालियों से स्वागत होता है आपका। तारीफें दिन बनाते और ताने जिंदगी। जो खाना टेस्टी होगा वो हेल्दी नहीं होगा और जो हेल्दी होगा वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होगा। फकीर कभी संगमरमर के मेलों में नहीं मिलता और देसी घी कभी बनी दुकानों में नहीं मिलता। फिटनेस का 0 फिगर और 6 पैक से लेना देना नहीं है। परफेक्शन होना यानी फिर गिरावट आ जाना। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, और ये खास मेहमान बहुत सारे कारणों से हो जाते हैं। वो सारे कारणों में हम बिंदुवार तरीके से कोशिश करेंगे इस बातचीत के दौरान कि सारी बातचीत वो निकल कर आए, क्योंकि जो इनकी लाइफ की जर्नी है वो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा खास तौर से युवाओं तक पहुंचनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो 8 साल तक व्हील चेयर पे था और उसके बाद वहाँ से उठकर रेसलिंग में अपना नाम किया, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने और बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल करी। उनके बात करेंगे, उनसे ही सारी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर रेसलर संग्राम सिंह जी। संग्राम भाई, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपकी जो जर्नी रही है, मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में आज मैंने पढ़ा और मुझे लगा ये पढ़ने के बाद कि जो आपकी ज़िंदगी है वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, बिंदुवार तरीके से हम सारी बातचीत करेंगे, एक एक बिंदु से शुरुआत करते हैं। अगर जानकारी सही है मेरी, तो आपकी लाइफ की शुरुआत में शुरू के 8 साल आप व्हील चेयर पे थे, आपको गठिया नाम की बीमारी थी और डॉक्टर ने एक टाइम पर यह कह दिया था कि आप 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। सच बात है? जब मैं 3 साल के करीब हुआ था, 3-4 साल के करीब हुआ, 3-3.5 साल, तो मुझे पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ था। तो धीरे धीरे दर्द, गांव में कहते कोई भैया पेट खराब है या कहीं तालाब में कूदा होगा, वो हो गया होगा, ये बच्चे जंप करते हैं। फिर घुटनों पे आ गया, घुटनों से यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर वो यहाँ पे आ गया। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो पाता था। अच्छा। चबाने में असमर्थ हो गया। ये व्हील चेयर तो अखबार वाले लिखते हैं, हम बहुत हम्बल फैमिली से थे। तो गांव में चारपाई भी मैं रहा हूँ 7-8 साल ऐसे। फिर जब धूप निकलती थी तो आप थोड़ा सा लंगड़ा के या बाकी उसके सारे आप चलते, क्योंकि अर्थराइटिस क्या होता है मैं सबसे पहले सबको बता देता हूँ। अर्थराइटिस क्या होता है कि आम बात, कोई हम खाना खाते हैं और वो हमारे कहीं रह जाता है, वो सड़ जाता है, तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी बॉडी में कहीं पे, या तो वो पार्ट मोटा हो जाएगा या फिर वो बिल्कुल पतला हो जाएगा सूख के। ओके। और फिर डॉक्टरी दवाई जाएगी, स्टेरॉइड लेंगे, बाकी कुछ लेंगे, तो वो ऐसे खून पतला होगा ना, पहुंचेगा तो हमें लगेगा आराम हो गया। दवाई छोड़ते फिर वो ऐसे गैप हो जाएगा, देखो ऐसे। फिर वो इसलिए डॉक्टर बोलते कि ये बीमारी 100% मतलब ये क्योरेबल नहीं है। मैं कहता हूँ ये 200% क्योरेबल है। कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, अर्थराइटिस है, जॉइंटिस है, ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हम उल्लू बनते हैं तो बीमारी आ जाती है। उल्लू बनना यानी रात भर जागेंगे, दिन में फिर सोएंगे, पार्टी करेंगे, फिर 40 के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाएंगे। कभी 4 बजे खाने, 7 बजे खाने, 8 बजे खाने। तो
एक बहुत हम्बल फैमिली से आना, तो मैं इस बीमारी से पीड़ित हो गया। कोई कई बोले मेरी माता जी या कहीं दिखाते, इधर उधर दिखाते, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी वैद्य के पास। उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते थे, ना इतने साधन संसाधन होते थे। हम सब बहुत हम्बल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। तो फिर किसी ने बोला, जब स्थिति बहुत खराब हो गई, कि भाई इस सीन को आप कहीं अच्छे अस्पताल में लेके जाओ, दिल्ली हॉस्पिटल में। तो बड़े मुश्किल से लेके आए डॉक्टर। तब मैं 7-7.5 साल का था। एक बड़ा सा डॉक्टर बोला कि भाई इस पे आप मेहनत कर रहे हो, गलत है, इस मुश्किल से ये 6-7 महीने जिंदा रहेगा। एक सीनियर डॉक्टर ने ये कहा, सीनियर डॉक्टर ने, कि 6 से 7 महीने की जिंदगी है बस। मेरा एंड स्टेज आ गया था ना, मतलब मैं हाथ भी नहीं धो पा रहा था, मतलब अपना मुंह भी नहीं धो पा रहा था ढंग से। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, शहर में होती, शायद मैं ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि शहर वाले साइंस में बिलीव कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बोला पत्थर की लकीर है। अब हम आई बिलीव इन नेचर। साइंस अपना काम करती है, मगर साइंस मैन मेड है, नेचर गॉड मेड है। परमात्मा ने उसको बनाया, मालिक ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। तो वो बोले इसमें मसाज नहीं करना। दिन में 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से। डॉक्टर्स ने मना किया, लेकिन माताजी करती थी। उन्हें हिम्मत नहीं आ रही कि भाई ये खड़ा होगा, ये सब करेगा। अब जिस डॉक्टर ने बोला था, वो तो डॉक्टर साहब कई साल हो गए, पहले ही चले गए। हम तो आज तक यही हैं। तो 6 महीने कह रहे थे कि भैया 6 महीने में जाएगा, वो कई साल पहले ही चले गए। तो क्या है कि अगर आप में हौसला है, हिम्मत है, तो आपका उदय होना निश्चित है। जिंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, जिंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं, मेहनत करके, कोशिश करके। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि भाई जो कभी संघर्ष क्या होता है? संग प्लस हर्ष, यानी संघर्ष। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ है, इतिहास गवाह, वो कभी चर्चित नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो आप उठा के देख लो, क्योंकि जिंदगी में अगर आप सारी चीजों करोगे तो ये तो एक पार्ट है। खाली आता है, मुट्ठी बंद करके आए, मुट्ठी खोल के जाना है। हर चीज के लिए फाइट करते हैं। तो तब से मैंने देखा कि भाई जो जिंदगी है वो कुछ कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है, ना उतनी सीरियस चीज, एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। हमारे ऊपर है कि भाई हम उसको जीते कैसे। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस यही। बेचैनी खो देने, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस ये है जिंदगी का सफर। मेरे बड़े भाई साहब हैं, अभी वो हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हैं, जूनियर लेक्चरर हैं। वो अखाड़े में जाते थे और वो कुश्ती खेलते थे मिट्टी की आजू बाजू। और क्या है कि तब उस टाइम पे टेनिस नहीं होता था, बैडमिंटन शौकिया होता था, कुछ होता नहीं था। बाकी इतना कुछ स्पोर्ट्स था नहीं। क्रिकेट का बैट आता था 30 रुपए का, 40 रुपए का, इतने पैसे होते नहीं थे। लंगोट आता था 5 रुपए का। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। और एक हरियाणा में एक पहलवान की, एक रेसलर की इतनी इज्जत होती थी कि जो बाकी किसी की नहीं है, आज तक है। तो इस कारण से फिर वो जर्नी सोची। और मैंने तो सोचा था कि किस उम्र में आपको लगा, क्योंकि 8 साल की उम्र तक तो आप खासे बीमार रहे। 11 साल तक, 11 साल की उम्र में आपने सोच लिया कि मुझे पहलवान बनना है। मैंने कुश्ती देखी। मैं हर रोज सोचता, वहां पे झगड़ा हुआ, एक आदमी मुझे उठा के लेके आया, उसने बहुत सुनाई, टांग है नहीं, रेस में नाम लिखवाने चले हो, ये है, क्यों निकलते हो भाई अगर ठीक नहीं हो तो। फिर मेरी माँ मुझे कह के चलाती थी, मेरा बेटा पहलवान बनेगा। अच्छा, माँ ने सोच, आपसे पहले आपकी माँ ने ये सोच लिया था कि आप नहीं, मैं मेरी माँ को बोलता था कि मैं ये करूँगा। तो माँ तो क्या होती है भाई, माँ होती है। तो एक टाइम आया कि सपना ऐसा दिखता था, पहलवान बन गया। फिर तो जो मेरी लाइफ का रिजेक्शन था उसको मोटिवेशन बना लिया। चल नहीं सकता था तो फिर रेसलर बन गए, बोल नहीं सकते थे तो स्पीकर बनने का मौका मिला। आर्मी जवान से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके आजकल मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहला ब्रांड एम्बेसडर था, स्पीकर था 2014-15 में। पढ़े थोड़े से कम में, आजकल IIT IIM से लेके बाहर पहुंच जाता हूँ, मौका मिलता है। तो वो शायद था, टीवी पे आया, ढेर सारी शो की, अब फिल्म करने जा रहे हैं। तो जो रिजेक्शन था उसको मोटिवेशन बना लिया। जो रिजेक्शन था उसे मोटिवेशन आपने बना लिया। और जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो। वाह। काम करने में वो मजा है जो थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है। बाकी क्या है कि सिंपल काम तो कोई भी कर लेगा। और मैं एक थोड़ा पागल हूँ,
मैं थोड़ा क्रेजी हूँ, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। जो चीज़ अगर मान लो अपने हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़, 139 करोड़, 99 लाख 99,000, 999 कहेंगे ना कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, और मेरे यहाँ से आवाज़ आएगी ना, मैं चुपचाप बगैर बोले वही चीज़ करूँगा जो आ रही। जिंदगी में कभी रिस्क और रिग्रेट चुनने का मौका मिले ना, हमेशा रिस्क को चुनना, कभी जिंदगी में रिग्रेट होगा नहीं। वो सफलता कुछ है ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई एंजॉय प्रोसेस। जो उसका प्रोसेस होता है ना उसको एंजॉय करो, वही सफलता है। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि रिजेक्शन को आपने मोटिवेशन बना दिया। मैं आज भी रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाता हूँ। पहले मुझे काफ़ी टीवी शोज में इसमें बोला आपकी आवाज़ खराब है, आपका ये खराब है, क्योंकि मेरा अर्थराइटिस इतना खतरनाक था कि मेरे टंग से स्लाइव आता था, मैं ढंग से बोल नहीं पाता था। मैंने इस पर इतना काम किया, जो कल कहते थे आज वो कहते थे एक सेशन कर दो भैया, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, खासे लोग आते हैं आपको सुनने के लिए। तो वो सारी चीज़ को वो चीज़ कर दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये सारी बातों पर हम बात करेंगे। सुनने में ये भी आया है कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो, आप 4 चीज़ें ऐसी बता देते हैं जिससे वो ठीक हो जाएगी, सच है? देखो, सच तो ये कि दुनिया की कोई भी बीमारी होती है वो सिर्फ हमारे शरीर में 10% होती है, 90% हमारे दिमाग में होती है। और दिमाग और छाता अगर नहीं खोलोगे तो बोझ है। हम जिंदगी ना अहम और वहम में गुजार देते हैं। अगर आप साधारण तरीके से गुजारोगे ना, जो बहुत चालाक है, बहुत वो करता है, वो समझ लो कैद में है, जो सरल है वो आज़ाद है। तो मैं सबको बोलता हूं कि भाई आपका सही तरीके से सांस लेना, आपका सही तरीके से खाना खाना, आपका सही तरीके से पानी पीना, और आपके सोने की पोजीशन, अगर ये 4 आपने परफेक्ट कर लिए तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ये 4 चीज़ें, सोने की पोजीशन, सोने की पोजीशन, जब आप सोते हो तो देखो एक हमारा हार्ट होता है, दिल होता है। जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम जाते हैं ये कभी रुकता नहीं है, ये मशीन काम करती है। अगर आप शीर्षासन बनाते हो या सूर्य का वो पीछे हलासन बनाते हो तो उसमें इसको थोड़ा आराम मिल जाता है, हार्ट को खून फेंकना नहीं पड़ता उधर। तो अगर रात को हम इस तरह सोते हैं, मतलब राइट नोज तो हमारा चल रहा है और हार्ट नीचे है, तो इसको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चलने के लिए। अपोजिट साइड सोते ना तो फिर इसको सारा खून फिर से वो करना पड़ेगा, तो उसमें हार्ट को थोड़ा सा आराम मिलता है। और वो परफेक्ट पोजीशन है। रात को आपका ये राइट मतलब सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, दिन में चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। खाना खा के ही चलना चाहिए, आपका खाना हजम हो जाएगा। नहाने से पहले, खाने के बाद 1 नंबर जाओ। रात को सोने से पहले नाभि में तेल डाल लो। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जिंदगी में बदलाव बड़ी चीजों से नहीं आते। छोटी छोटी चीजों को ठीक कर लो, बदलाव आ जाते हैं। अच्छा, आप मल्टी टैलेंटेड आप हैं और आपने बताया कि रिजेक्शन को मोटिवेशन में आप बदलने की काबिलियत रखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं और उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। शुरुआत में जब मैंने आपका इंट्रो दिया, तारुफ आपका कराया, तो मैंने एक लाइन में आपके बारे में बताया। अगर मैं जनरलाइज करके आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आप मल्टी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप रेसलर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक्टिंग की दुनिया में भी आ गए हैं, सबसे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं कि संग्राम सिंह को लोग किस रूप में जाने? आपका परिचय अगर कोई देना चाहे तो किस तरीके से आपका परिचय देना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, दिल के करीब है आपके? आजकल तो भैया मदारी बन गए हैं। वो मदारी एक तंबू लगाता है, वहाँ से दाने ले लिया, अनाज ले लिया थोड़ा सा, वो तंबू आगे टिका दिया, फिर वहाँ से अनाज उठा लिया, फिर तंबू आगे लगा दिया। तो जहाँ पे वो मालिक लेके जाता है, रोजी रोटी मिलते हैं, वो कर लेते हैं। शुरुआत एक छोटे से अखाड़े से की थी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। जिस अखाड़े से मैंने शुरुआत की वहाँ पे 300 बच्चे रेसलिंग करते थे। अच्छा। 300 में सबसे कमजोर मैं था। सब मजाक उड़ाते, मुझे लगता था ये तो बहुत तगड़े हैं भैया, मैं कैसे पहुंचूंगा। 11 साल के जब आप थे? ये 12 साल के करीब थे। सबसे कमजोर मैं था, तब सुविधा कुछ होती नहीं थी, सब मजाक उड़ाते थे। आयरनी देखो, उन 300 बच्चों में से 2 तो नेशनल खेले और 1 देश के लिए खेला, वो सिर्फ मैं था, आप थे। तो टैलेंट या बाकी चीजें को मायने नहीं रखता, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। आप में के बम में, रशिया में कहते हैं आपके बम में फायर है ना, अगर आप में जुनून है ना, वो एक भूख है, तो भैया आप किसी भी चीज को पार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जुनून बस बना के रखो, क्योंकि क्या है कि वो कहते हैं ना कि हवाओं का रुख भी मोड़ देते हैं जब कुछ पागल परिंदे अपनी उड़ान भरते हैं। तो भैया अगर आप कुछ चाहते हो ना कुछ करना, तो सारी चीज सब कुछ हासिल हो जाएगा। जिंदगी कौन देता है? वो देता है। लेता कौन है? वो लेता। तो बीच वाले से क्या घबराना।
क्या डरना, वो कठिनाई परिस्थिति तो आनंद है, एक इस चीज़ का वो है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, देश के लिए खेलने का मौका मिला। फिर तो स्पोर्ट्स में पैसा कम होता था, प्रोफेशनल रेसलिंग में आ गए, टर्न किया, कई तरीके की रेसलिंग की। अगर मेरे नाम के आगे से रेसलर हटा दो तो मैं कुछ हूँ नहीं। ढेर सारे एक्टर हैं, मॉडल हैं, ढेर सारे बॉडी बिल्डर हैं, ढेर सारे दिखने में बहुत खूबसूरत भी हैं। फिर मैंने कहा कुछ करना चाहिए, फिर मौका मिला, फिर मैं इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर बना, रेसलिंग से एमएमए टर्न कर लिया। अभी इस एज में एमएमए करने वाला तो वर्ल्ड का पहला आदमी 40 के बाद एमएमए कर रहा है। आजकल उन बच्चों के साथ खेलता हूँ शायद जिनके फादर हमारे साथ खेलते होंगे। 2024 में आपने एमएमए में पाकिस्तानी रेसलर को फाइट 2024 में रेसलिंग में वापसी की, फिर एक पाकिस्तानी को हराया। तो डॉक्टर एक चेक कर रहा था, बोला तुम पागल हो, एक काम करो भाई, अपना हार्ट ठीक रखो, अपना बीपी ठीक रखो, अपनी साइज ही ठीक रखो, तुम पागल तो नहीं हो। मैंने कहा पागल हूँ तो भी तो यहाँ हूँ, ये तो होता ही नहीं। तो सब एडवाइस करते थे, देखो सामने वाले हमारी ताकत का और हमारे पैसे का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर हमारी हिम्मत और हौसले का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो सिर्फ हमें पता है कि कितना है। हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। बड़ी बात आप कह रहे हैं। 2024 की हम बात करेंगे, वो जो पाकिस्तानी एक रेसलर के साथ आपकी फाइट हुई थी, उसे लेकर बड़ी चर्चा हुए। लेकिन उस सबसे पहले रेसलिंग वेलफेयर के आप पहले ब्रांड एम्बेसडर बने, वो कैसे हुआ? कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? कुछ तैयारी की थी या एकदम से मौका मिल गया? बड़ी बात थी वो। नहीं, क्या था कि फिर मैं जुड़ना पाई। एक बच्चा जो कभी चल नहीं सकता था, जो फिट इंडिया आइकन है, एम्बेसडर है, आप स्वच्छ भारत है, विकसित भारत है, मैं उनका फेस हूँ। तो मतलब एक बच्चा जो कभी वहाँ चीज़ें हो नहीं सकती थी, तो वो है। जब हम पैसे मांगने जाते थे ना, शुरुआत में फेडरेशन ऐसे ही टूटती थी, ऐसे कुछ इतना होता नहीं था, तो मैं भगा देते थे, यार आ जाते यार तुम करने। फिर मैंने कुछ शो किए, इंटरटेनमेंट ने काफ़ी चीज़ ऐसी चेंज की कि मुझे मौका मिला, मैं फेमस हो गया। सुशील पहला इंसान था जो कुश्ती को जिंदा किया था, जिसने 2008 में मेडल जीता था ओलंपिक में। मैं सुशील योगेश्वर हम साथ ही करते थे। अच्छा, सुशील और आप योगेश्वर सुशील आप सब एक ही साथ करते थे? तो पहला इंसान था। फिर मैं पहला इंसान था जो कुश्ती को मिट्टी से, अखाड़े से 5 स्टार ले गया, शो करने लग गया, बाकी चीज़ें करने लग गया। और आजकल लोग जानते हैं तो कहते थे वो रेसलर है जो शो में आया, डांस के शो में आया, बिग बॉस में आया, दूसरे में आया, तीसरे में आया। तो क्योंकि क्रिकेटर तो खेलता रहता है, उसके रिकॉर्ड हम जानते हैं, बाकी हम जानेंगे। तो फिर मैं बना, फिर मैंने देखा, फिर इंग्लिश में कुछ जानता नहीं था, फिर बाहर स्पीच देने चले गए। मौका मिला कि भाई यहाँ से बाहर जाने तक, मतलब वन ऑफ द बड़े रेपुटेशन उस जगह तक पहुँचे ग्लोबली। IIT IIM, वैसे तो मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, 33% आ जाओ तो ऐसा लगता था कि भाई दुनिया की सबसे बड़ा मैदान हमने जीत लिया। और हम वो बच्चे थे, घर वाले पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। अच्छा। और हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या, एंग्जाइटी क्या है। और हमें तो चुप कराने के लिए फिर पीटा जाता था कि ज्वाइंट फैमिली में होते थे, जो आता वही चपेट मार देता। सबने हाथ साफ किया और वो अच्छा भी था कि भाई सीख देखा, ऐसे वो नॉर्मली हो गए। मुझे लगता है हमारी ये आखिरी जनरेशन है जिसके ऊपर घर वालों ने हाथ साफ किया होगा। मेरे कमर पे मेरे फादर साहब चप्पल जूती छपी रहती थी। एक बार रिजल्ट आ रहा था तो कहीं बाहर जा रहे थे, मैं पूछा रहे रिजल्ट कब आएगा, मैंने कल आएगा, नतीजा कब आएगा, इधर निकाल के 2 मारे। आज पीट क्यों रहे? बोला कल इसका रिजल्ट आया, कल तो मैं हूँ नहीं, मुझे पता है करेगा क्या। हम तो भैया वहां से आए हैं। तो वो अच्छा भी था। मैं आज भी कह रहा हूँ, शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। जो डिप्रेशन, स्ट्रेस है ना, ये वहीं पे आता जहाँ पे जिंदगी थोड़ी कंफर्ट हो जाती है। जब आप सही तरीके से वो करेंगे ना, आपकी हेल्थ ठीक है और आप हर तरीका उसको आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस सब गायब हो जाएगा। तो वो कई चीज़ें हमने देखी, हम बहुत बेसिक उससे आए। और उसका एडवांटेज ये है कि ये कोई हमें स्ट्रगल लगता है नहीं, कोई स्ट्रगल है। साल में एक जोड़ा जूते मिलते थे टेनिस वाले, वैसे जो खाकी नहीं होते थे, खाकी सफ़ेद। फिर बाल काटे जाते थे, एक खाकी निक्कर होता था, पजामा, सफ़ेद कुर्ता, याद है उस चीनी की बोरिया कट्टा ओढ़ के जाते थे। बारिश आ गई तो ओढ़ दिया, नहीं स्कूल में बिछा के बैठ गए। फिर बाद में मौका मिला, कई जगह ऐसा हुआ कि 1-2 क्लास में फेल हो गया और उस क्लास में हमारी लाइफ का चैप्टर भी आया है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं। और
फिर जब आप धीरे 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 अगर आप हिम्मत नहीं हारते ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा दे। अगर आप बशर्ते अपनी हिम्मत रखते हैं तो किसी में कुछ है ही नहीं कि जो आपको हरा देगा, कुछ वो करेगा। अच्छा, अब आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड में एक मूवी भी करने जा रहे हैं, एक फिल्म करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फिल्म तो मैंने एक दो की। जब मैं श्याम बेनेगल साहब से मैं मिला, एक मैं फिल्म करने वाला था, इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक। 3 साल लगा दिए मैंने उस इंसान से सीखा। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, दूसरा काम नहीं करूंगा। वर्षवा से हाजी अली जाता मैं उनके ऑफिस में, अपनी सेविंग खा रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ, फिल्म रुक गई। दूसरा बंदा होता डिप्रेशन में जाता। फिर मैंने देखा भाई चलो इतने बड़े लेजेंड से सीख लिया, सारी चीज़ हुई, कोई बात नहीं। फिर भट्ट साहब के साथ मैंने गाना किया, एक फिल्म करने वाले थे, गॉड ऑफ क्रिकेट, अनाउंसमेंट हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई। महेश भट्ट साहब के साथ कौन सा गाना किया था? एक मैंने गाना किया था, एक आप बड़े हंसोगे, एक गाना था वो सपोज में म्यूजिशियन था और कभी जिंदगी में गिटार तो मतलब सुनने में तो ये भी आया कि 2 दिन में आपने गिटार सीख लिया था। मैंने पूछा कि गिटार कैसे बजाते हो, बोला वैसे पकड़ना। मैं रात भर सोया नहीं, मैं 4-5 घंटे गिटार बजाया। उस गाने में एक इंडिया NRI डायरेक्टर था, भट्ट साहब भाई पहला था, मेरा ही पहला था। रशिया से लड़की थी, सिंगर पाकिस्तान से था। मतलब गाना बहुत अच्छा था। प्रोड्यूसर का डायरेक्टर की थोड़ी वो आपस में होगी, तो इसके कारण इतना वो नहीं हो पाया। फिर भट्ट साहब मुझे पता क्या बोले, सर यार जो मर्द होता है ना, तो औरत को देखता है ना, उसी में हो जाता है सब कुछ। बोला उसको हाथ पकड़ने की जरूरत भी नहीं। मैंने कहा फिर इमरान हाशमी तो आपकी फिल्में करता है। मैंने कहा वो मर्द नहीं है। अरे यार वो डिफरेंट है, तुम डिफरेंट हो, तुम धर्म साहब वाले, सुनील दत्त साहब वाले वो जोन में हो। उनसे बट ही इज ए लेजेंड। उनको बहुत कुछ पता है कि क्या उनका सिनेमा अलग है। सीखा मैंने उनसे। नहीं हो पाया तो दूसरी बात है, मैं कह रहा था कि आपकी डिफरेंट सिनेमा, मगर इज लेजेंड। तो तब तक सीख ही रहे थे, कई प्रोसेस और देखे, कई फिल्में रुकी, कई चीज़ें रुकी। तब मुझे फिर पता चल गया कि भाई ये काम अच्छा है, ये काम खराब है। 1-2 सुपरस्टार की फिल्में छोड़ी जो थोड़ी कुछ ऐसे रोल थे जिसके किसी ने छाप दिया, उसका मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा, मना किया। फिर मैंने ऐसे ही फालतू नेगेटिव रोल करना बंद, मैं तो किया ही नहीं, मैंने कभी वो कर दिया। अब मैं या तो अच्छा का वो करता हूँ, या फिर जो रोल नोटेबल हो ना वो काम कर लूँ। अभी मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें एक नोटेबल रोल है, अच्छा है वो। अब मैंने ढेर सारे नए बच्चे आते हैं कि आपने फ़ोन कर दिया स्क्रिप्ट लेके आएंगे, तो पता क्या करता हूँ मैं उनको, गर्मियों में तो नींबू पानी पिलाता हूँ, सर्दियों में लेमन ग्रास एक टेरिस पे वो पिलाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई देखो आपके 50-60 लाख रुपए मैं ले लूँगा, आप भी मरोगे मैं ही मरूंगा, सारी चीज़ हो जाएगी। कितना ये है नहीं, क्योंकि सिनेमा ये सारी चीज़ एक प्रोसेस है। और सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और बिजनेस, इसमें तुक्का लग गया तो आप फायदे में हो गए, मगर एक लंबा प्रोसेस है कि भाई आप सीखोगे, आप खोगे, फिर पाओगे, फिर खोगे, फिर पाओगे, यही है, ये चलना है। तो फिर ध्यान में आया कि भाई ये चीज़ सही है। फिर दिक्कत क्या हो गई कि सब मुझे जानते पहचानते हैं, बोलते हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर, संग्राम जी यार बच्चों को ये बता दो यार, ये कर दो यार, ये कर दो। प्रीमियर पे बुलाते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के, मैं देखता हूँ बैठ के, इसमें मैं तो पॉजिटिव बोलता हूँ, सबकी तारीफ करता हूँ। खराब भी बनाते तो मैं सोचता हूँ इतने बड़े समझदार आदमी, अगर यही तारीफ करे तो भैया चलो अच्छा ही बनाया होगा। तो मैं उसमें फंस गया हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मगर मैं बहुतों से अच्छा एक्टर हूँ, क्योंकि एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता, आपकी लाइफ के अनुभव होते हैं। तो जहाँ पे मुझे रेसलर समझना चाहिए वहाँ पे एक्टर समझते हैं, जहाँ पे एक्टर समझना चाहिए वहाँ पे रेसलर समझते हैं। तो कोई एक अच्छी चीज़ आ गई तो सब मेरे साथ काम कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत सरल हूँ, मैं टाइम पे पहुँचता हूँ, किसी कुछ कहना नहीं, कहूँगा तो कोई अच्छा कहूँगा, नहीं तो भैया शांति है। मेरे लिए ना राजनीति, ना धर्म, ना जाति मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। भाई इंसान एक है, हम सब जहाँ से आए हैं, जो चीज़ें हैं प्यार से कोई हमारे हाथ पैर काट ले जाओ भैया, कोई वो करेगा तो कोई बात नहीं भैया, अपने खुश हैं, हम अपने खुश हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी के नियम तो बड़े सख्त हैं, और अगर हमारी जानकारी सही है, जब आपने बात करी छोड़ने की, तो मुझे एक और आपके बारे में पढ़ रहा था तो वो जानकारी आई थी, ये भी आप बता दीजिए सही है या गलत है। एक समय ऐसा था जब आपके बैंक अकाउंट में 920 रुपए थे और एक कोल्ड ड्रिंक का ऑफर आपको आया जिसमें 2.5 करोड़ का भुगतान आपको होना था, और आपने रिजेक्ट कर दिया। 3 साल के लिए कुछ के लिए डील थी वो मेरे पास आए कि भाई ये लगा देंगे, आपकी फैन फॉलोइंग लाखों में, करोड़ों में, ये काम होगा, वो काम होगा। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा भैया मैं पीता नहीं यार, मतलब ये थोड़ी है सब पीते। मैंने कहा देखो मेरा मानना है कथनी और करने में अंतर मत करो। पहले बचपन आधा गलती करते थे, तो मैंने कहा रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है, छोड़ दिया। वो एरिया मैनेजर ने बहुत बुरा माना, हु यू आर, भी है सचिन, धोनी, सलमान, ETC।
मैंने कहा भाई वो भी सब अपने भाई ही हैं, कर लेंगे, पैसा घर में ही रह जाएगा। मतलब थे 920, अब रह गए 610। दूध के लिए पैसा खर्च कर दिया है, तो भाई अगर आप ये कहोगे टॉयलेट साफ करना तो फ्री में ऐड करूंगा, ये पैसा भी निकाल के दे दूंगा। फिर वो मेरा दोस्त बन गया। बाद में बोला कि मैं इन सबको पैसे से खरीद लेता हूँ। आपकी इज्जत तब तक है जब तक आपके पास कोई एक ऐसी चीज है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। तो मैंने कहा देखो, गलत कोई नहीं है, सब अलग है, कोई गलत नहीं है, सबके विचार अलग हैं, सबका रहन सहन अलग है, सबका खाना अलग है, डीएनए भी अलग है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, उनका काम है, मगर मैं जो चीज़ मैं करता नहीं, प्रमोट भी नहीं कर सकता। फिर लास्ट में सब एक आधी चीज़ की, उसको टेस्ट वेस्ट करके देखा मैं, चलो ठीक है भाई, रोजी रोटी कमानी है, बाकी फिर कैसे घर चलेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी। कई बार स्थिति क्या होती है कि कई बार आप काम करते हो पैशन के लिए, आजकल तो पैशन के लिए करता हूँ, रोजी रोटी चल जाती है। पहले काम करते थे भाई सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। कई एक दो छोटी फिल्म की किसी का कुछ मिल गया, कुछ चीज़ें मिल गई, फिर पता चला धीरे धीरे ये काम सही है। अब छोटा सोच नहीं सकते, ना कर सकता, ना कुछ, मतलब दिमाग चलता है नहीं वहाँ पे। तो मेरा मानना ये है कि भाई इस जंगल की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो जाए, शेर घास नहीं खाएगा, हम तो पानी पी के सो जाएंगे, नमक के साथ रोटी खा के सो जाएंगे। बचपन में बहुत चटनी रोटी खा के आए हैं हम, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बचपन आता, बड़ी बड़ी बात कर देते थे, बहुत बड़े बड़े वो कह देते थे, फिर पता चला कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं, एक समुंदर में एक बूंद भी नहीं है, तो भाई कुछ है ही नहीं, तो मतलब क्या करना, क्या कहना, बस अपना प्रयास करते रहो, वही चीज़ है बस। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी काम किया है, वो अनुभव कैसा रहा? ब्रजभूषण शरण सिंह जी थे तभी मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना था। भाई कुश्ती के लिए उससे अच्छा प्रेसिडेंट नहीं आया प्रमोट करने के लिए। बाद में फिर ढेर सारे रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ, वो भी छोटे बहन भाई, उनकी मैंने वो देखी, ग्रोथ देखी कि जमीन से चांद छुआ उन्होंने भी, मतलब आसमान छुआ है। तो मैं बहुत हर्ट था, मेरी हालत वो थी जैसे भीष्म पितामह नहीं सैया पे लेटे हुए हैं, तीर लगे हुए हैं, ये मैटर चल रहा था, तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मुझे पूरी स्टोरी नहीं मालूम थी कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो दोनों इस मामले में पूरे में कुश्ती का, देश का और व्यक्तिगत इंसानों का नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। क्योंकि बाद में फिर वो मैटर जो दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता हैं, वो जाके फिर उन्होंने उनको यूज किया उस प्लेटफॉर्म को। और एक खिलाड़ी का करियर बड़ा छोटा होता है, हम भी बेवकूफ थे, समझदार थे नहीं, उसी करियर स्पैन में हमें नेता ही बनना होता है, अभी नेता ही बनना होता है, बिजनेसमैन भी बनना होता है, पॉलिटिशियन ही बनना होता है, सोशलिस्ट ही बनना होता है। फिर वो 5-7 साल चले जाते हैं, फिर हम देखते हैं भाई अब क्या करें, क्योंकि वो दिमाग नहीं आता, वो टोटल टाइम हमारे में था। कोई समझाए तो ऐसा लगता है बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अब इस एज में सब आता है तो मैं सबको बोलता हूँ, छोटे बहन भाई कि भैया कर लो, ये टाइम नहीं आएगा दोबारा, इसे में नहीं मिलेगा। तो सब में आता है, वी मैच्योर विद डैमेज, नॉट एज। आपने लंबा चौड़ा आपका रेसलिंग का एक कैरियर रहा है, लेकिन एक ऐसी उम्र में जब आपने बताया कि रिजेक्शन को आप मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं, तो एक ऐसी उम्र में जब रेसलर जो होता है वो रिटायरमेंट ले लेता है, घर बैठ जाता है, आप दोबारा से रेसलिंग में चले गए। 2024 में आपने एमएमए में जाकर दोबारा से रेसलिंग में लड़ाई करी, पाकिस्तानी फाइटर आपको वहाँ पर मिला था। आपने ये भी कहा कि आपकी लड़ाई पाकिस्तानी रेसलर से नहीं, खुद से थी। देखो मैं बताता हूँ, मैंने रेसलिंग भी खेला, वो भी खेला। अब भैया काम दो ही आते हैं, या तो आप खेल खेल लो, या आप फिल्म शो कर लो। और क्या है कि आपके अनुसार काम जब नहीं होता, तो कई बार ऐसा हुआ कि भाई एक टाइम वो भी देखा है कि काम नहीं था, तो मोटिवेशनल स्पीच ने जिंदा रखा है। कई बार आपके पास इतना काम होता है, मैंने 3 दिन शिफ्ट की हैं, मतलब 24 घंटे में 3 दिन मैंने शिफ्ट की हैं। तो वो टाइम का है। मेरे से बहुत बड़े बड़े रेसलर थे, हैं और आएंगे। मैंने इस खेल से मोहब्बत की है। आप बच्चों को ना मोहब्बत करना सिखाओ, पढ़ाई से, परिवार से, किसी भी स्पोर्ट से, किसी भी चीज़ से। वो कभी उसमें थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन होता है जो लगातार कोशिश करता है किसी फील्ड में। तो जब मैंने किया तो मुझे उस टाइम कई स्पोर्ट्स में वन ऑफ द बड़ी पोस्ट पे थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई रेसलिंग पीछे जा रही है, काफ़ी चीज़ें हो गई है, कई लड़कियों का एलिगेशन है, कई माता पिता लड़कियों लाने में डर रहे हैं, तो अब कौन करेगा, आप नहीं करोगे कौन करेगा। एक बड़े आदमी ने बोला, नाम ले लूंगा नहीं। तो मैंने कहा इस उम्र में कहाँ भैया हाथ पैर तुड़वाओगे, बोला नहीं करना चाहिए। तो
फिर मैंने रेसलिंग में वापसी किया, दुबई में खेला, और वो 17-18 साल मेरे छोटा था, उसका वेट भी ज़्यादा था। मेरा कोच बोला कि अगली कैटेगरी में जाओ, पानी पी लो, खा लो, 10 kg वेट ज़्यादा। फिर वहाँ पे मुझे एक शारजा शेख मिले, उनसे मित्रता हुई, बोला रेसलिंग नहीं यार, आपको एमए में टर्न करना चाहिए। तो मेरे नेफ्यू से पूछा, वो रेसलिंग के बारे में कुछ जानते थे, एमए के बारे में जानते थे। तो मैंने कहा यार बाकी तो सब टूटा फूटा हुआ है शरीर में, ये खाने का बचा हुआ ये तुड़वाएंगे ये। तो फिर हमने एमए में मैंने कोशिश किया, पहला मैच भी मैंने जॉर्जिया में खेला, टिबिलिसी में, और टर्न किया। और वो जब मैं रेसलिंग में कई साल बाद कर रहा था, मैं पूरा सो नहीं सका, हल्का सा फ्योर भी था, चीज़ें वो थी। बात ये नहीं है कि हारने जीतने का हुआ है, बात ये था कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत टफ है। और वो पूरे नेशनल टीवी पे लाइव था, एक बड़ा एफएम उसकी कमेंट्री कर रहा था, ढेर सारी न्यूज़ थी, आजकल सोशल मीडिया ऐसा है, तो वो प्रेशर था। फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है, ये मुकाबला ना उससे है ना इससे है। और एक हमारा कोच उस टाइम कहता कि भाई बांग्लादेश से हार जाओ, आप नेपाल से हार जाओ, पाकिस्तान से मत हारो। सेम ना कुछ भी वो सेम बात बोलता है कि भाई आप इससे हार जाओ। और मैट पे जब वो खिलाड़ी आता है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपोनेंट को ना कभी छोटा समझना चाहिए और ना फिर उतना बड़ा समझना चाहिए, आप उस तरीके से ट्रीट करो। और जितना आप सीनियर हो रहे हो उतना डर भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि नए बच्चे में स्पीड, स्टेमिना, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो बड़ा दिमाग से वो खेला, 6 राउंड थे 3-3 मिनट के। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, अपनी भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थे, फिट इंडिया, ये सब। तो मैं स्कोर कर रहा था, चारा कर रहा था, थक रहा था, तो उसकी टांग वांग पकड़ लिया, बाकी चीज़ कर ली, तो तुक्का लगा, वो जीत गए। और वो मैच थोड़ा बड़ा भी हो गया, और वापसी होगी तो फिर से एक बार बूम आ गया रेसलिंग का, पॉजिटिविटी आ गई, लोग जानने लगे दोबारा से रेसलिंग। हाँ, दोबारा से फिर से बूम आ गया, पॉजिटिविटी आ गई। देखो मैं अपने राष्ट्रीय फूल को बड़ा तवज्जो देता हूँ, कीचड़ में खिलता है और हरी को कीचड़ में खिल के हरी को नतमस्तक हो जाता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही समझता हूँ कि भाई हम कहाँ हैं, कहाँ से आए, मैं तो नहीं रखता, हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हो मैं तो रखता। मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। जब आप उस उम्र में दोबारा से एमएमए में फाइट करने जा रहे थे और सामने पाकिस्तानी रेसलर था, तो आपके दोस्तों ने कुछ मजाक नहीं उड़ाया या कुछ टीज नहीं किया आपको, बोला नहीं कुछ? दोस्त छोड़ दो, जो डॉक्टर जो मेरा पूरा चेकअप कर रहा था वो मजाक कर रहा था। और वहाँ पे तिबलिसी में आप यकीन करेंगे 5,000 कैपेसिटी थी, जिसमें 4500 इंडियन डॉक्टर थे, बच्चे जो पढ़ने गए हुए, 400 450 पाकिस्तानी थे, 50 उनके देसी थे जो जॉर्जिया के थे। सब बोले कि दे गाइस आर रिकॉर्डिंग, वी विल। यूरोपियन तो डिफरेंट होते हैं, हम जो करेंगे। मैंने कहा भाई देखो टिकट लेके आए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले इंडिया में 9:30 बजे मैच होगा, और मैच पता कितने हुआ? अपने 4:30 बजे टाइम पे, यानी पिछले दिन से पूरा नहीं खाया, 20 घंटे मैं से घूम रहा हूँ, टॉयलेट जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रही टॉयलेट नहीं उतर रही। खाने का तो छोड़ दो, पानी हल्का हल्का पी रहा हूँ, वो पानी पी तो रहा हूँ, मगर मैं खूब कूल दिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड डाइवर्ट करूँ, मगर माइंड में वही चल रहा है, नया स्पोर्ट्स, नया के। और खड़ा रहूँगा तो पीटता रहेगा, मैं बॉक्सर तो हूँ नहीं। फिर किसी ने बताया कि भाई अपना इसको बचा लेना, यहाँ पे बेहोश हो जाता है। मैंने कहा इसने तो डरा दिए भैया, तो मैं सिखाने आता, क्या करने आता। तो फिर रेसलिंग का अनुभव करके, एमएमए में जो चैंपियन थे वो कई रेसलर ऐसे थे जो रेसलिंग में सक्सेस नहीं हुए या बाकी और नहीं थे। तो मैंने सोचा भाई 1-2 तो ऐसा मुक्का मारा उसने, यहाँ पे सांस ले रहा, तो मैंने कहा भाई फिर तो पीटेगा। फिर रेसलिंग वाला करके फिर मैं गिरा के मैंने कहा या तो ये सबमिशन हो जाएगा या फिर पकड़ के टाइम वो कर देंगे भाई। तो मेरे कोच की स्ट्रेटेजी यही थी कि एक बारगार जॉर्जियन कोच था, जो ओलंपिक टीम का कोच था, वो उससे भी हमने हेल्प ली। तो मुझे कह रहा था कि खड़ा मत रहना, पिटेगा तो बहुत, सिया तो तू नीचे ले, इसको ले या फिर, क्योंकि बचने का स्टाइल कहाँ आएगा इतना। तो वो 20 घंटे की जर्नी ऐसा प्रोसेस था कि जैसे बच्चा पैदा करने वाला। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, उससे दोबारा से पॉपुलर हुआ और बच्चा जान गया रेसलिंग को, जो कहीं पीछे छूट चुकी थी, खासतौर से हिंदुस्तान में। और अब एमएमए का इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैं एमएमए करने वाला, तुक्का लगा कि मैं फर्स्ट मेल इंडियन रेसलर हूँ जिसने एमएमए टर्न किया। अब एमएमए को बच्चे पसंद करते हैं, जानते हैं। अब मैं अगला मैच खेलूंगा कई बार, तो मैंने सोचा अभी 4-5 साल और खेल लूंगा, तो उसको भी बहुत फायदा मिल रहा है। तो एमएमए का अगला मैच कब खेलने जा रहे हैं आप, और कहाँ खेलने जा रहे हैं? जो अभी तक मेरी उम्मीद है, जहां तक बात चल रही है, तो हो सकता है पोलैंड में खेल लूँ। हाँ, दिसंबर में। तो अभी डेट वेट से सब डिसाइड होता है, तो तब उसका अनाउंस करते हुए कहाँ खेलेंगे। पूरे देश की नजरें आप पर होंगी। आप मोदी जी से भी मिले हैं, क्या बातचीत हुई?
मुझे पहली बार जब मैं पीएम साहब से मिला तब मेरी आंख पे चोट लगी हुई थी, मैंने चश्मा पहन रखा था, बस हमारे कपड़े कहीं और कहीं जा रहे थे, मैं इस गवर्नर से मिल के आ रहा था तो कपड़े वो गाड़ी वाड़ी का हो गया था, वो सब खराब हो गया, हमने ऐसे डिंगचेक से कपड़े पहन रखे थे। तो मोदी जी से मिलके मुझे क्या हुआ कि वो बातें वो मुझे बता रहे थे जो सिर्फ मुझे मालूम है, और मेरे गांव का कुआं तक बता दिया उन्होंने कि भाई मोदी जी ने, हाँ, कि मैं इस पे नहाता था, इस पे था। तो मैं तो उनकी बातें सुनता रहा, देखता रहा। तो मैंने बताया कि जी मुझे, उन्हें कोई एसडीएम सस्पेंड कर दिया था, चश्मा पहने गया था, मैंने कहा जी मेरी आंख में चोट है। उसने बताया कि भाई हाँ, फिर कई साल बाद मुलाकात हुई तो बोला अच्छा आंख ठीक है। मैंने कहा सर को कितना याद है ऐसे। तो वो फिर मुझे पता चला कि भाई वो इंसान यहाँ तक पहुँच के जो इतनी मेहनत करता है तो डिजर्व करता है उस चीज़ के लिए। वन ऑफ द एक छोटा सा बच्चा जो जहाँ से खड़ा होके वो वर्ल्ड लेवल पे जब एक आप अपने आप को स्थापित करते हो तो फिर वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को। तो मैं सबसे मिला, तो मोदी जी से मिलना, अब आज भी अगर मिलूंगा तो वो सब बात बता देंगे, मतलब उनकी मेमोरी कितनी सब याद होगा, सब याद होता है। हुनर इंपॉर्टेंट है या पैसा? हुनर होगा तो पैसा आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि कई बार हुनर रह भी जाता है अगर किस्मत या फिर मेहनत में कोई कमी रह जाती है तो। आपने ये भी बोला कि अगर मैं चाय नहीं पी रहा हूँ और चाय को प्रमोट कर रहा हूँ तो ये गलत है, लेकिन ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं एक्टर्स जो होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो मोस्टली उन्हीं का ऐड करते हैं जो इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो, मैं गुटखा है, तंबाकू है, शराब है, वाइन है, ये सब में इनका प्रचार नहीं करता। तो मैं मानता हूं कि भाई अगर एक बार एक बच्चा बहुत मीठा खाता था, अच्छे परिवार से था, उसकी माँ ने डॉक्टर को दिखाया, बड़े डॉक्टर को दिखाया, पूरे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया, मीठा खाना नहीं छोड़ा। बोले भी कोई फकीर आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, उनसे आप मिलाओ। वो गई मिलने, उसको बोला 10 दिन बाद आना। तो जी बड़ा अजीब आदमी है, बड़ा रूड था। 10 दिन बाद हो गई, उसका ऐसे हाथ पकड़ के बोला भाई देखो मीठा खाना गलत है, मीठा खाने से दांत खराब हो जाएंगे, मसूड़े भी खराब हो जाएंगे, पेट भी खराब हो जाएगा। देखा तो बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया। उसने बोली ये तो यार, ये तो पता नहीं क्या है, तो ये तो मालिक है, भगवान है, पता नहीं क्या है। हो गई 2 दिन बाद कि जी आप में ऐसा क्या है, मैं तो इतने बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, इतनी चीज कर दी और सारा इतना कर दिया, मगर इसने कभी छोड़ा नहीं, आपने सिर्फ बोला, उसने मीठा खाना छोड़ दिया। तो बोला बच्चा मीठा कितना खाता था? बोले जी दिन में 6-7 बार खाता था। बोला मैं तो बगैर मीठे कदम ही नहीं रख सकता था, मैंने 10 दिन में अपने आप को कंट्रोल किया, तब मैं इसको बोल रहा हूँ तो ये मान रहा है। अगर मैं वो चीज़ नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। और एक बार मुझे मौका मिला था एंटी टबैको कैंपेन से जोड़ने का, तो हमारे देश में 13,65,70,75 ऐसे हजार डेथ होती है ड्यू टू टबैको, जिसमें से 12 साल से 25 साल के बीच में 2,65,000 से लेकर 70,000 यंगस्टर हैं। तो मैं कहूँगा जैसे फिल्म वाले हैं या क्रिकेटर हैं कि भाई आप सबको आइडल समझते हैं छोटे छोटे गांव में, उन सबको प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो गलत चीज़ है। क्योंकि वो चंद पैसे के लिए, अब क्या करें भाई, अब वफा का ज़माना कैसे रहा, किससे वफा करें, मिट्टी के बने लोग कागज में बिक जाते हैं। वाह। तो पहले क्या होता था, एक ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि भाई हर घड़ी नजरे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हमने देखा जो बड़े शान और शौकत से रहते थे आजकल चापलूस बन गए दरबार में रहने के लिए। शोहरत का बदनामी से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो क्या होता है कि कई इंसान सोचते हैं कि भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी हिसाब से भी उनको 2 पैसे आए, चीज़ें आए, वो चल जाता है। मगर याद रखना कि इंसान फेम पैसा जैसे आता वैसे ही जाता है। अगर वो सौभाग्य से आएगा तो 7 पीढ़ियाँ भोगेंगी, छीना झपटिया कोई दूसरी चीज करके आएगा तो 7 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। तो इसलिए होता, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं जब नहीं यूज़ कर रहा तो उसका फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें फिर मैंने कंज्यूम किया कि भाई बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, मगर टबैको, गुटखा, शराब, कोल्ड ड्रिंक में ये सब कोई प्रमोट नहीं करता। बिग बॉस का आपकी ज़िंदगी में कितना असर रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा बिग बॉस का पड़ाव? पहले ये बताइए बिग बॉस का ऑफर कैसे आपको मिला, कैसे गए आप बिग बॉस में? देखो, बिग बॉस मेरी ज़िंदगी का बहुत छोटा शो था मगर हिट वही हो गया। उससे पहले मैंने सर्वाइवर किया था जो बहुत बड़ा शो वर्ल्ड का, इंडियन बिग बॉस पड़ा है। तो उससे पहले तो मैंने 2-3 शो कर लिए थे। और एक एंडमोल मुझे अखाड़े से लेके गया था जो बिग बॉस ये सब बनाते हैं, उनका मैं एक रेसलिंग का शो किया था। तब बोलता था कि यार क्या रेसलिंग करवाओगे तुम, ये करवाओगे, मजाक करते थे उनके।
बाकी पहलवान में थोड़ा दिखने में ठीक था, थोड़ी बातचीत कर लेता था, तो ले गए। तो बिग बॉस में मैं सलमान जी से पहली बार मिला, बाकी सब वो किया। तब तक पता नहीं होता था कि भाई 1-2 लाख रुपया शर्ट भी आता है, या ये कोई LIP लिखा होता है, बेल्ट, ये बहुत महंगी होती है। मैं तो डेयरी से अपने अखाड़े के बाहर लगती थी, 30 रुपये निकर, 20-30 रुपये बनियान, हम तो ऐसे लेके पहुंचे हुए थे। तो वहाँ पर मैंने बात करते हुए सुने ढेर सारे, बहुत इंग्लिश में, इंग्लिश कमजोर थी। आई हैव स्टार्टेड 10 फिल्म्स 10 विलाज। मैंने सोचा यार मैं तो ठीक आया हूँ साला पैसे के लिए, ये तो गलत आदमी आ गए, इतने बड़े बड़े आदमी हैं। फिर वो अरमान कोहली को मैं जानता था, 2-4 को जानता था, उसकी नाग वाली फिल्म देखी थी। शिल्पा के साथ मैंने शो किया था। तो हमारे सीजन में ढेर सारे कंटेस्टेंट अच्छे थे। युवराज सिंह की वाइफ भी थी, एली, एंडीज, गोहर, कुशाल, तो ढेर सारे थे, रतन। तो बोला जो अखाड़े पले बड़े हैं ना, तो उनमें उनको थोड़ी तहजीब का कम होती है इज्जतदार आदमी में बैठने की। मैं पाजी यार आपकी मैंने एक सांप वाली फिल्म देखी थी, आप सच्ची में सांप हो यार। अच्छा, अरमान कोहली से आपने कहा कि सांप वाली फिल्म देखी? मैंने एक नाग वाली फिल्म देखी थी यार, आप सच्ची में नाग हो यार। तो वो जैसा मैं वैसा था ना, वैसे ही मैं रहता गया। कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो पब्लिक को ऐसा हो गया, और मैं 7-8 सप्ताह नोटिफिकेशन उसमें नहीं आया, नॉमिनेशन में। ये मुझे कुछ समझते थे नहीं घर वाले, कि कुछ है नहीं, लल्लू है। मैं भी चुपचाप रहता था। कोई पूछता कि क्या बनेगा, भाई आप इतने समझदार हो, आपको पता होगा। मैं हर सप्ताह में सेकंड हाईएस्ट पेड था, मैं अपने पैसे गिन रहा था, घर की EMI देनी थी। घर खरीदा था, ये बोले भाई इतने कदम रख दो तो इतना आपको MG दे देंगे, इतना दे देंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, मैंने बिग बॉस कभी ना पहले देखा और अपना भी नहीं देखा। अब सारे अपना बिग बॉस भी नहीं देखा? अपने सारे दोस्त बन गए यार, किसी ने कुछ कहा होगा, क्यों तो लूँ मैं फालतू। तो सब ने बताया कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आई हूँ। फिर मैं सलमान जी बोला कि भाई बात ऐसी थी कि घर की EMI वगैरह थी, ये बोले इतने पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देख लो ये भी जाके। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से जो बात है, सब मेरे ऊपर हंसे। बिल्कुल। तो सलमान खान ने अप्रिशिएट भी किया था और आपकी जिंदगी के बारे में बताया भी था। तो फिर सलमान जी कई बार आए मेरे कान में, उन्होंने बोला कि भाई देखो आप मेरी माँ के फेवरेट हो, जैसा मैं कहूँ वैसे कर लिया करो, क्योंकि क्या है कि नहीं तो आप निकल जाओगे, क्योंकि रोमांस करते, झगड़ा करते, कंटेंट दे रहे हैं, ये रह जाएंगे, आपको निकाल देंगे। तो उन्होंने बड़ा देसी से होते, देसी से हम थे, बड़ा अच्छा रहा, और मैं शो का फाइनलिस्ट बन गया। फाइनलिस्ट बने आप। और उस शो से मैंने कई चीज़ें बिग बॉस को भी दी, लिया तो वहाँ पे दिया भी। क्या दिया कि पहले लोग समझते थे भाई शो में वो इंसान आते जो कंट्रोवर्शियल है, जिन्हें करियर खत्म है। हम तो बिल्कुल क्लीन स्लेट गए और वैसे ही आए। दूसरा, मैंने 3 फीट के चौड़े बॉक्स में 3 फीट ऊंचा में 41 घंटे और या 42 घंटे कुछ मिनट बैठ के बिग ब्रदर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2-3 बार ऐसे किया। तो काफ़ी चीज़ें उनके लिए भी अच्छा था, मेरे लिए भी अच्छा था। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मेरे कारण आपकी शो की इज्जत बढ़ गई है, आपके कारण मेरी बढ़ी तो आपके कारण ही बढ़ गई है। तो बिग बॉस से शो बहुत बड़ा इंडिया में, उससे मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ। बाद में आप घर घर तक पहुंच जाते हो और आप अच्छा करते हो ना, तो आप चाहे कितना कुछ कर लो, आपकी वो छवि वो चलती रहती है साथ में, यहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उसका फाइनलिस्ट बना और शो का अच्छा लगा। तो सबसे अच्छा दोस्त कौन बना उस सीजन में आपका? उस सीजन में मेरे एली, एंडी, ये सब मेरे दोस्त होते थे अच्छे, मतलब रतन राजपूत। तो एंडी है, रतन है, एली, इनसे आज मेरे टच में है। थोड़े कभी कम रहते, कभी ज़्यादा रहते, बाकी सारे मेरे दोस्त थे। कुशाल से मेरा टच रहता है, गौहर मिलते तो मैं उससे मिलता हूँ, कई बार हाई हेलो होता है। तो सब अपने अपने काम बिजी हो जाते हैं, जो मिलता है वो सबसे बातचीत अच्छी करता हूँ। लव लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। आपकी लव लाइफ भी तो बहुत चर्चा में रही है। पायल जी से आपकी मुलाकात हुई थी, कैसे प्यार कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई? पायल जी से पहले मिला था मैं आगरा मथुरा हाईवे पे, तब इतनी बात नहीं थी कोई, वो फिल्मी सीन सा था। गाड़ी खराब थी। गाड़ी खराब थी पायल जी की? पायल जी की कोई अपीयरेंस करके आ रहे थे और मैं आगरा से कुश्ती लड़के आ रहा था। मिट्टी विट्टी में बैठे 2-3 बच्चे थे। तो मथुरा से थोड़ा जाके फिर एक भीड़ सी लगी, और कि जो मदद करने चुल है ना, ये कई बार इसने दिक्कत में भी झेला है। तो फिर इनको बोला कि भाई हम ये कर देंगे, और छोड़ दिया, कुछ नंबर लिया। फिर कट्टू हम सर्वाइवर शो में मिले। तो उसमें 11-12 सेलिब्रिटी थे, 12 कॉमनर थे। तो सेलिब्रिटी में स्पोर्ट्स से मैं गया हुआ था, डिफरेंट फील्ड से थे। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हुई कि भाई मुझे कैप्टन चुन दिया। पहले बोलते थे और लड़कियाँ कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर है। तो फिर मैंने उससे ही किया। तो वहाँ सिचुएशन ऐसी हुई, वहाँ पे हम मिले और हम मिले। 12 साल साथ रहे, तब शादी की। हम मिले और हम आज तक पता क्यों चल रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं। अपोजिट अट्रैक्ट। वो साउथ है, मैं नॉर्थ हूँ। वो
उनके परिवार में उनके फादर IIT कानपुर टॉपर हैं, हाँ, उनके दादाजी टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरे इंडिया के एडिटर थे 13 साल, उससे ज़्यादा। वो गुजरात बोर्ड टॉपर है, इंजीनियर, उसके ब्रदर इंजीनियर, उसकी माँ मतलब स्कूल में वन ऑफ द एक बड़े पोजीशन पे थी। तो पहले मुझे बोलते संग्राम थोड़ा पढ़ लेते ठीक हो जाता। अब आज जहाँ जहाँ पढ़े वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के मैं स्पीच देता हूँ, चीफ गेस्ट बन के, तो मैं क्या करता हूँ कम पढ़ते काम चल जाता भाई। तो मगर अच्छा है, सबका डिफरेंट है। पायल जी से मैंने काफ़ी चीज़ सीखी कि भाई कपड़े पहनने का ढंग, खाने का ढंग, बाकी चीज़ों का ढंग। इंग्लिश भी अच्छी हो गई, झगड़ा होता था घर में इंग्लिश में होता था, मैं डिक्शनरी लेके देखता था, चाहिए बोल दिया। अच्छा, जब झगड़ा होता है वो इंग्लिश में बोलती थी तो आप चेक करने जाते अच्छा, मैं ये शब्द ही बोल दिया, पहले पता नहीं चल रहा था, बोल क्या दिया, तो इसी बहाने इंग्लिश भी ठीक हो गई। तो प्यार का इजहार किसने किया पहले, पायल जी ने आपने? मुझे लगता म्यूचुअली था, ओके, म्यूचुअली था आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने उसको निकाल रहे थे मेरे कारण, वो मेरे से बाद मेरे उस शो में सर्वाइवर वर्ल्ड का बड़ा शो है, मैं बाहर कहीं जाता हूँ किसी को पता चलता है मैं सर्वाइवर किया है तो फ्रंट पे छापते हैं। बिग बॉस तो 30-40 कंट्री में हो, तो मोर देन 100 कंट्रीज में है। तो वहाँ पे मिले, वहाँ पे चीज़ें हुई, और जिस हिसाब से ठीक है भैया। प्रपोज किया जैसे आजकल शादी से पहले करते हैं, बड़ी चर्चा होती है, ऐसा भी कुछ हुआ? देखो आजकल के बच्चों क्या बताएं, वो आई एम देयर फॉर यू, चांद तोड़ दूं तारे तोड़ दूं, गुलाब का फूल ले खड़े हो जाते। भाई गुलाब का फूल देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। माली तो गुलाब तो माली लेके आता है, वो वैसे वाला तो नहीं हुआ। अब मैं बहुत शाही हूँ, तो पब्लिकली हाथ भी नहीं पकड़ता हूँ, नॉर्मल रहता है कि जहाँ से हम आए तो वो कहती देखो वो स्टार देखो अपनी बीवी का बैग उठा रहा है, वही उठा रहा है। मैंने कहा भाई देखो वो स्टार उठा रहा होगा, हम तो ऐसे हैं कि अगर बैग नहीं उठा जा रहा तो अपने घर पे छोड़ दिया करो, बाकी चीज़ नहीं हो रही तो ये कर दिया करो, वैसे ज़्यादा उम्मीद मत किया करो भैया ये। क्योंकि वो प्यार वो नहीं है कि कैंडल लाइट डिनर कर दिया या बड़ी बड़ी बात कर दी। प्यार, केयर इज लव। आप किसी को केयर करते हो, प्यार है। और फिर शादी हो जाती है ना, फिर वो प्यार डिफरेंट चेंज हो जाता है। फिर आप परमानेंटली, जो लड़का है वो एक आरी पहले यहाँ रहती है, फिर वो आरी यहाँ पे आ जाती है भैया। अच्छा, क्योंकि अब मेरी आदत है, मैं सुबह उठ के 2-3 घंटे तक मौन व्रत रखता हूँ। उठते हैं थोड़ा जल्दी हैं, 6, पौने 6, 5:30, पौने 6 से उठ जाते हैं, तो वो फिर बोलना स्टार्ट करते हैं जब आपका मौन व्रत होता है। ये घर में सुबह उठते ही ये काम और वो काम और वो काम, उनका आदत है। अब बोले तब दिक्कत हुई, नहीं बोले तब दिक्कत, बोले झगड़ा होगा। फिर ग्रुप बना देते हैं, जैसे उनके मदर फादर और मुझे डाल देते हैं, वो 1000 मैसेज भेजते हैं, शाम को ऐसे हाथ जोड़ के मैसेज भेज देता हूँ। मतलब मैं 15-20 दिन यात्रा करता हूँ परमात्मा की, उससे साथ रह जाए 5 दिन तो बहुत सही रहता है। फिर 6ठे दिन से फिर कोई कुछ चीज़ स्टार्ट हो जाती है, 7वें दिन से, फिर 8वें दिन से, 9वें 10वें दिन से, तो सो हर कपल का वही है। तो पायल जी की आपसे सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? अब पहले तो मैंने सीख लिया कि भाई अब हमने रूल बना रखे घर में 5 रूल। 5 रूल, वो मैं कहता हूँ सब कपल को बनाने चाहिए, वो घर में झगड़ा नहीं होगा। संग्राम जी और पायल जी के घर की शांति के 5 रूल। 5 रूल कि भाई कोई भी किसी को बगैर मांगे सलाह नहीं देगा। पहले मैं सोचता था कि गलत ही कर रहे हैं तो सलाह दे, वो झगड़ा होता, अच्छा पता नहीं वो झगड़ा होता, उनको भी ऐसे लगता। दूसरा, खाना खाते हुए कोई दूसरे से बात नहीं करेगा। तीसरा, सामने वाले को मैसेज करेगा, अगर उसके पास टाइम है तो उसे वार्तालाप करेगा। चौथा, भैया घर में वो जो करना उनको जो करें, तोड़ फोड़ करें, मैं घर में इंटरफेयर नहीं करूंगा, बाहर में देखूंगा, बाहरों इंटरफेयर नहीं करेंगे। 5वां, हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जो लाइफ के जो डिसीजन ले रहा है, 6 बुरे भैया वो उसका जिम्मेदार होगा। मगर वो रूल तोड़ देते कई बार गुस्से में, इमोशनल होके। मैं फिर रूल दिखाता हूँ, उसको करके मैं चिपका दिया था, उसने फाड़ दिया। मैंने कहा भाई रूल में कायम रहो। तो मैं 1 दिन सप्ताह में कोशिश करता हूँ मौन व्रत रहने की। शादीशुदा आदमी पूरा दिन तो मौन व्रत रह नहीं सकता। आपने खींचने की कोशिश करता हूँ कि अभी रह जाऊँ मैं, और मैं बहुत शांति में, वो बहुत एक्सप्रेसिव है हर चीज़ में, गलत नहीं है। ऐसे कम इंसान होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। लेकिन मैं आपके और पायल जी के रिश्ते के बारे में जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी खबरें आप दोनों को लेकर आई हुई थी, और आपकी तरफ से स्टेटमेंट भी था कि इन खबरों से आप खासे परेशान हैं और गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। खबरें इस तरह की थी कि पायल जी और आप अलग हो रहे हैं, कोई रिश्तों में खटास है। इसके बारे में भी आज बताई दीजिए, आपके जो चाहने वाले हैं खासतौर से जानना चाहते हैं, क्या स्टेटस है? मैं वो कह रहा था भाई, मेरे दादाजी की 2-3 शादियाँ हुई थी, मैंने कहा शायद मैं लग रहा मैं भी वैसा लकी हूँ।
तो ऐसे कुछ है नहीं। वो क्या होता है कि जैसे उनका एक लाइफ को दिखाना, उनको जो चीज़ जैसे दिखेगी नहीं, यहाँ पे ये होल है, ये ईट ली, वो उसको दिखाएंगे ईट ली हुई है। मेरा क्या कि पूरे खर्चा कितना ही खराब हो, जो दिखेगा ना कि ये चीज़ सही है तो मैं वो देखूंगा भाई कमाल की चीज़। तो कई चीज़ों का तो उस चीज़ पे होता था। जैसे औरत क्या होती है कि औरत खुद के लिए, परिवार के लिए सोचेगी, इंसान पूरे समाज के लिए, सबके लिए सोच के बात करेगा। तो कोई फाउंडेशन बना रखी थी। मैं ऐसा कोई भी मेरे पास आ जाए भाई, मैं उसकी जो मेरे से जो छोटा मोटा बनता मदद कर देता हूँ। उनको चीज़ पसंद नहीं आती थी, उसने वो रिजाइन किया उससे, संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन से, और सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब सोशल मीडिया पे डाल दिया तो जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन भैया देख रहा हूँ मैं, सुबह तक सब डिवोर्स वो सब हो गए, एक दो मैसेजेस आ रहे हैं कईयों के। मैंने कहा ये तो मीडिया वाले तो बड़े बहुत दयालु हैं यार, ये कैसी कैसी खबर छाप देते हैं बगैर किए, बगैर कुछ किए। मैंने एक्सरसाइज करके सोच समझ के फिर मैंने, तो वो सारी खबरें बिना आपके वर्जन के छपी थी, किसी ने संपर्क नहीं किया आपसे? आप भारत में रह के, इंडिया में रह के आपका वर्जन कोई पूछेगा? कहीं ना बीवी पूछती, ना अखबार वाले पूछते, ना बाहर नेता पूछते, ना कोई अधिकारी पूछता। हमारा वर्जन पूछा कहाँ जाता है बताओ? पुलिस स्टेशन में चले जाते, पुलिस वाला नहीं पूछता। वर्जन तो अपना ही बनाते हैं ना सब। तो फिर मैंने करके उनको बोला, फिर एक फोटो डाला, फिर वो किया, फिर वो दूसरी खबर चला दी डिफरेंट टाइप की। वो उन्हें गुस्सा आना 1 मिनट में तो ऐसा लगेगा कि भाई रिश्ता टूट रहा है। अब देखो मैं किसी लेगेसी के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि भाई डेटिंग ईच अदर, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, 6 पैक 0 साइज, तो यार इतनी आए हैं, इतनी चीज़ की है तो थोड़ा कर ले। और जब आप 14 साल से किसी के साथ में हो, एक पूरा रामचंद्र जी वाला वनवास हो गया, तो मैंने कहा यार और किसी और भी कुछ होगा तो सेम वनवास वहां झेलना पड़ेगा। गधा कहीं चले जाओ भाई साहब, उसको लदना ही है। ये चांद तारे लबी डबी बाबू ने क्या खाया क्या बनाया वो थोड़े दिन का होता है। जब जिम्मेदारी आती है ना, प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। ये हमारे युवा डर जाएंगे सुन के। सही। और आजकल इनके लिए तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कोई सांप से कटवा जा रहा है, कोई दीवार में चिन्हा जा रहा है, तो भैया दंडवत है। पहले जब शादी करो तो कॉन्टेक्ट कर लेना। हम कम से कम हम उस स्थिति में तो नहीं है कि भाई जाना खतरा है हमें। चलो थोड़ा खतरा वो होता है कि भाई घर आगे ऐसे फील होता है कि भाई कुछ काम के नहीं है, मॉडर्न ही नहीं है, बाहर से कितना ही कुछ हो। सीमेंट में भी जा रहे हैं आजकल। अगर आप सब दो भी बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहे हो। पहले क्या होता था कि लड़की वाले डरते, लड़की डरती थी, कैसा लड़का हुआ, कैसा परिवार हुआ। आजकल उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। लड़के वाले डरते और लड़का भी डरता है। तो भैया कोई भी शादी करो तो एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना कि भाई ये कारण है। और सारे अधिकार कानूनी महिलाओं के पास है कि जी वो दहेज का केस आ गया, दूसरा केस आ गया, तीसरा केस आ गया, हम यहाँ बैठे किसी महिला ने बोल दिया ना कि जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, हम चाहे कितने तुर्रम खाएं, थाने वाले पहले आएंगे, पहले जुलूस निकालेंगे और वही मीडिया फिर छापेगी, देखो कल्प्रिट, ये देखो। और जब कुछ नहीं हो, हम बरी भी हो जाए तो हमारी खबर भी नहीं छापेगा। तो भाई ये कानून चेंज होना चाहिए, तो बदलना चाहिए। मैं भी अपनी माँ बहन के साथ बड़ा हुआ हूँ, आई रिस्पेक्ट वीमन, मगर सोना उतना ही अच्छा है कि भाई अगर सोना कान काटने लग जाए तो फिर सोने की अहमियत नहीं है। तो ये सारी चीज़ थोड़े बैलेंस में होना चाहिए। तो शादी के जो युवा इस वक्त देख रहे हो, शादी करना चाहते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉजेज होने चाहिए? अगर कोई युवा देख रहा है, शादी कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज होने चाहिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी ये है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी का ये निर्वाह करोगे, उनकी जिम्मेदारी है तो उसका निर्वाह वो करेंगे। कल को कोई रिश्ता टूटता है तो वो आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे इतना पैसा दो, इतनी चीज़ करो कि आपने मेरा ये किया वो किया, मुझे ये करियर बनाना, तो भाई अपना जो बनाना बना लो। तो 5-6 ऐसे थिन लाइन होनी चाहिए कि ताकि जिसमें कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सके, डाल नहीं सके कि भाई इसके कारण मेरा करियर मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, या हमने शादी में पैसे खर्च कर दिए, या मेरा ये नुकसान हो गया, या मेरा ये सब हो गया, ताकि किसी के ऊपर केस ना बने। मैं तिहाड़ जेल में एक प्रोग्राम में गया था कई साल पहले, इतने युवा बंद थे, मतलब मैं हैरान हो गया। सब ऐसे थे कि जो चिड़ियाघर में जानवर नहीं होते जो बेगुनाह होते हैं, कोई प्यार के उसमें बंद था, कोई दहेज के उसमें बंद था, कोई किसी उसमें बंद था। मैं नहीं कहता कि शायद लड़कियां खराब हैं, और वो मिक्स होता, लड़के भी काफ़ी वो होते हैं, लड़के भी होती हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 5-6 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बना लोगे कि भाई अपने अपने पैसे के जिम्मेदार, अगर महिला नहीं कमा रही है, लड़का कमा रहा है, तो आप उसको उतना पैसा दोगे भाई घर चला सके। और उसका भी फर्ज है कि भाई घर पे आए तो उसको खाना दे दो, उसको खिला दो, ये नहीं कि बेचारा बाहर तो पिस के आ ही रहा है, यहाँ पे एक चाकू मार दो। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। कल को नहीं जमा तो भैया नहीं जमा, दोनों का बराबर है।
अभी सलमान खान साहब बिग बॉस वो सॉरी कपिल शर्मा शो में आए थे, तो शादी के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने वहां पर ये कहा कि किसी ने सवाल किया जैसे हर जगह उनसे किया जाता है भाई शादी आप कर लीजिए, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई शादी अब इतनी उम्र मेरी हो गई है, अब क्यों करनी है। और शादी आजकल छोटी छोटी बातों पे टूट जाती है। रात को आप सो रहे हैं, आपकी टांग की आपके पार्टनर के ऊपर रख गई, इस बात पे टूट जाएगी और आपका आधा पैसा लेके वो चली जाएगी। अब इस उम्र तक मैंने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया है, वो आधा पैसा कैसे कमाऊंगा फिर मैं दोबारा। वो थोड़े दिन पूरा चला जाएगा भाई, कम से कम याद उसको जी लो भैया, कर लो शादी वादी। और हर इंसान को इतना सुखी रहने का हक नहीं है। तो सलमान भाई से हम बोले भाई शादी वादी कर लो। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो शादी मत करना। देखो मेरा मानना ये है कि भाई अधूरा पाने से अच्छा पूरा खो देना। अरे आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, वो एक तरफा कर रहे हैं और वो भी कोई किसी कारण से कर रहे हैं, तो भैया उसमें मत घुसो, पूरा खो दो। बाकी नवाजुद्दीन साहब तो यही कह रहे हैं कि भाई ये तो होता ही है, अट्रैक्शन तो हो जाता, मगर उनका मानना है जो उनके हिसाब से शायद ठीक होगा, क्योंकि उनकी काफ़ी कंट्रोवर्सी मैंने देखी है जिस हिसाब से शादी के बाद हैं। मगर मेरा मानना ये है कि अगर शादी जरूर करो, पार्टनर अच्छा आ गया तो भैया जिंदगी कमाल की है, और पार्टनर खराब आ गया तो आप फिलोसफर बन जाओगे, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे। ये आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। भाई देखो क्या है कि अनुभव से इंसान सीखता है, अनुभव से इंसान सीखता है, और अनुभव है ना गलतियां करने से आता है। तो क्या है कि मगर पायल जी का मेरा खास बात क्या है कि मेरे सब दोस्त हैं, उनकी जिंदगी सुबह से शाम तक मेरे से स्टार्ट होती है, मैं उनका दोस्त हूँ, तो भाई झगड़ा भी मेरे से करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने बात एक किसी समझदार इंसान ने मुझे बताई, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पता है कि कई मैसेज नॉर्मली भी देंगे। देखो औरत का दिमाग चांद की तरह होता है, चांद चंद्रमा उसका होता है मगर चलता सूर्य की तरह है, बहुत गर्मदायक। इंसान का सूर्य होता है मगर चंद्रमा कन्वर्ट हो जाता है, बहुत शांति से चलता है। तो नेचुरल बात है, वो सब होगा। अब इसलिए मैं इस चीज़ में ज़्यादा इतना होता नहीं। मैंने कहा भाई जो चीज़ सही है सही कर दो। मैं कई चीज़ें उन्होंने मेरे लिए भी कई चीज़ें उन्होंने सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया जो वो कहते हैं। मैं भी कई बार सोचता हूँ क्यों किया ये, अब हर रोज़ में सुनना पड़ता है कि मैंने ये किया, तो मैं भी सोचता हूँ भाई क्यों किया। क्या क्या किया ऐसा जो आपको सुनना पड़ता है? वो बोले कि मैंने आपके लिए 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए, मैंने बच्चों के साथ रोड तक स्टॉल लगवा दिए, ये सारी चीज़ कर दी। मैंने कहा भाई आपकी जो मेहनत तो सही बात है, और पहले तुम बोलता था कि गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, फिर झगड़ा होता था। फिर मैंने कहा भाई आपकी मेहनत सही बात है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, फिर झगड़ा होता है। मैं बोल देता हूँ तो चलो ठीक है, मगर ठीक है जो उन्होंने जो किया वो उनके हिसाब से सही है। बाकी जितने भी पुरुष हैं शादीशुदा हैं दूसरे हैं, तो उनको देख के एक इमोशनल अलग हो जाता है कि भाई इसकी झगड़ा किसी को छोड़, शादी हो रखी हो रखी, पगले तो फिर क्यों झगड़ रहा है। अब समझ में आता कि मोदी जी योगी जी ये भाई इस पोस्ट पे कहाँ पहुंच गए। शादी हो रही थी सब्जी ला रहे होते अब तक। यार शादी अगर गलत होगी तो वो इंसान को पीछे खींच जाती है। तो मोदी जी और योगी जी इस पोस्ट पर पहुंचे हैं, इसकी बड़ी वजह सिंगल है वो, इसलिए, नहीं तो सब्जी घर पहुंचा रहे होते वो। देखो क्या बात मैं बताता हूँ कि ये नहीं कि शादी से आप सीखते भी हो, मतलब ये शादी खाली 2 इंसानों का मिलन नहीं, 2 आत्माओं का मिलन होता है ना, तब दिखता है। पहले लगता था जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं, आजकल जोड़ी देख के लग रहा है काम ढंगा ऊपर भी नहीं हो रहा है। आजकल लग रहा है कि डिफरेंट, मगर क्या क्या सीखते हो। मैंने अपनी शादी से बहुत चीज़ें सीखी हैं। अच्छे अनुभव भी होता है, नॉर्मली होता है, जो जेन्युइन कपल होते हैं ना वैसे ही होते हैं। एक मैंने शो किया था, कई कपल थे वहाँ पे, पूरे दिन हाथ पैर चाटते रहते, या देखो मैंने तुम तो अच्छे यार, तुम्हें नहाने धोने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि धूल मिट्टी लगे तो साफ कर लेते हो। तो शो खत्म हुआ, उसके बाद गायब हो गए। जो लवी डवी रहेंगे ना, सब कुछ अच्छा दिखेगा सोशल मीडिया पे, इस पे वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन नहीं, वो कहते हैं कि वो दीवार गिरने वाली डिस्टेम्बर कर रखा है, बाहर से चमक रही है, वो गिरने वाली है, और जो झगड़ा वगड़ा करते रहेंगे ऐसे रहेंगे, वो जेन्युइन कपल है। अब मैं क्यों, अब मेरे माता पिता 80s में हैं, मैं घर गया तो अब की बार उनकी बातचीत बनती है। तो समझ रहे हो ना, तो ये यूनिवर्सल है। यस यस, उनको लगता है कि वो सही है, उनको लगता है कि वो सही है, किसी को बोले तो ठीक है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, आधी चली गई है तो आधी और बची है, वो संभाल लेंगे, देख लेंगे, निकाल लेंगे, निकल ही जाएगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने भी कहा कि जब सरकार का आप सपोर्ट करते हैं तो आपको ट्रोल किया जाता है,
गालियों से स्वागत होता है आपका। देखो, मैं सरकार को सपोर्ट नहीं करता, मैं देश को सपोर्ट करता हूँ। हम्म, मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस आपको ही महत्व नहीं होता, मेरे लिए देश महत्व होता है। हम्म, मैं एक बात बोला, मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। तो मैं अच्छी पॉलिसी के साथ, ऐसी अच्छी पॉलिसीज के साथ जुड़ता हूँ। तो कई हमारे मित्रगण हैं, हमें ट्रोल करते हैं। एक बार मैंने अच्छी राय दी, उस दिन वो ट्रोल हुआ, कोई कुछ बोलता है, कोई सही गलत असली नकली अच्छा बुरा सब बोलते हैं। पहले कोई कमेंट भी करता था ना, तो ऐसा लगता था भाई, नींद नहीं आती थी कि यार इसने क्यों गलत कर दिया। आजकल मोटी चमड़ी हो गई, लोग भर गालियां भी देते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता, चलो भाई अच्छी गाल दे दी उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यूज्ड टू हो गए, अब यूज्ड टू हो गए। पहले कमेंट भी करता तो नींद नहीं आती थी कि यार उसने बोल दिया, यार उसने कह दिया, ठीक है भैया। अब तो कोई मेरे बारे में गलत भी बोलता है ना, वो कहता है उसने गलत बोल दिया। इतना बड़ा आदमी, भैया नाम ले दिया, दिन बन गया। तारीफें दिन बनाती है और ताने जिंदगी। तारीफें दिन बनाती है और ताने जिंदगी। क्या बात है, बस क्या फर्क पड़ना है। तारीफें दिन बनाते हैं और ताने जिंदगी। वाह। तो ये जो चलता रहता है। अच्छा, आपने एक चीज और कही, आपका एक वीडियो देख रहा था कहीं पर, आपने कहा कि जो खाना टेस्टी होगा वो हेल्दी नहीं होगा, और जो हेल्दी होगा वो ज्यादा टेस्टी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। पिज्जा, बर्गर, कुछ भी आप ले लो, चबाते रहो, थोड़ी देर में टेस्टलेस हो जाएगा। और सूखी रोटी आप खाओ, चबाओगे ना, थोड़ी देर में उसमें रस आएगा और टेस्ट मतलब पूरी टेस्टफुल हो जाएगी। तो भाई जो हेल्दी होगा ना, कुछ जो माता है, हमारी माँ है, ये सब वो टेस्टी बना सकते हैं। बाकी तो बनता ही नहीं। होटल में जाएंगे, कई बार खाना खाएंगे तो मसाले डाल के करके वो टेस्ट कर देंगे, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बात तो सही है। याद रखना, फकीर कभी संगे मरमर के घरों में नहीं मिलता, देसी की कभी बनी दुकानों पे नहीं मिलता। फकीर कभी संगे मरमर के महलों में नहीं मिलता, और देसी घी कभी बनी दुकानों पे नहीं मिलता। जो सही चीज़ होगी ना, अच्छी चीज़ होगी, वो तो होगी नहीं ना भैया, तो उसका प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। अब आप खुद बताओ, दारू ठेका कहीं खोल दो, कहीं पे भी जाके, वास्तु कितना खराब हो, लाइन लगी रहेगी। दूध बेचने वाला चिल्लाता रहा, गली गली पानी मिला दिया, वही डाल के लाया होगा। वो एक भगतकार जगत का हमेशा बैर होता है। जिसने अच्छा करने की कोशिश की है ना, उसके पीछे लोग रहे हैं। चाहे वो भगत सिंह साहब देख लो, महर्षि दयानंद देख लो, चंद्रशेखर आजाद जी देख लो, मारे गए हैं। सबसे मुर्गा सबसे पहले बोलता है, लोगों को जगाता है, सबसे ज्यादा वही मारा जाता है। तो भाई जगत का और भगत का थोड़ा बैर तो रहता है। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि शुरुआत के दिनों में क्या ये खबर सही है कि शुरुआत के दिनों में जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो 30 किलोमीटर पैदल चल कर जाते थे आप? 10-20 किलोमीटर जाते थे, क्योंकि बस का किराया नहीं होता था। अच्छा। तो हो जाता, जहाँ पे जाना होता था, चीजें करनी होती थी, तब कहाँ होता था इतना। और 5-10 किलोमीटर तो कुछ था भी नहीं। तो काफी ये सब करना पड़ा है। 5-10-15 किलोमीटर पैदल गए हैं, बहुत बार गए हैं, 20 किलोमीटर भी चले हैं। तो क्या होता था कि वो चीजें होती थी। मैं एक बार दिल्ली पुलिस में होता था पहले, तब इंस्पेक्टर एसीपी से मिलना बड़ा मुश्किल होता था। ऐसा लगता था कि भाई ये तो बहुत कठिन है, दिक्कत है। अब मैं लबासना जाता हूँ, मौका मिलता, IAS IPS IRS है, उनको सिखाता हूँ कि भाई ऐसे ठीक रहो, और ऐसे एथिकली आप और पब्लिक की सेवा कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो समय बड़ा बलवान है, समय इतना बलवान है कि उससे उड़ रहो भैया। याद रखना कि कल तक जिनके जहाज चलते थे ना, आज उनके पास पासपोर्ट नहीं है। 90 लाख की गाड़ी चलाने वाला 90 रुपए घड़े में हरिद्वार जा सकता है। और समय ने, जब राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े थे, उसको नहीं छोड़ा। उसने एक डूम में अगर पानी भरना पड़ा था, वो निर्दयी था। तो समय ने मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ा, समय ने गुरु नानक जी को नहीं छोड़ा, समय ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा। कि समझ रहे हो ना। और महापुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में सेम रहता है, समकक्ष भाव रहता है, और जिसमें संयम है ना, उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। पेशेंस ही रखिए। इतना पेशेंस, कोई गाली दे रहा, कुछ हैरान की बात है। इसका सोच है वो ठीक है, हम ले नहीं रहे उसको। अब इतना कहाँ है भैया, ये माइंड है ना, दिमाग और छाता है ये, इसको खोल के रखो, बंद रखोगे, ये समझ लो कि वो है, बोझ है। अच्छा, अभी जो ज़माना चल रहा है ये डिजिटल और AI का ज़माना है। आपके समय में डिजिटल और AI तो छोड़िए, फ़ोन भी शायद नहीं होते थे, कोई सोशल साइट्स नहीं होते थे। फ़र्क नज़र आया लोगों से कनेक्ट करने में? देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहला वाला अच्छा था, अभी वाला अच्छा है? पहले वाला लाख गुना अच्छा था। और मैं आज भी लोगों से कनेक्ट नहीं करता हूँ, कनेक्शन बनाता हूँ। कॉन्टैक्ट और कनेक्शन में क्या फ़र्क है? कॉन्टैक्ट तो काम के लिए बनता है, कनेक्शन दिल से बनता है। मैं कभी किसी को सोचता नहीं कि मैं इससे क्या फ़ायदा उठाऊँ, मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ, बस बाकी चीज़ वही है।
मुझे पता है कि भाई कुछ है तो ये नहीं। तो हमारे पास तो फ़ोन भी जब हम 24, 25, 26 साल के थे तब एक एमटेल का बड़ा फ़ोन लॉन्च हुआ था, तब वो फ़ोन लिया था, तो वो अच्छा था बहुत। अब आजकल घर में कई अजनबी रहते हैं, पहले पड़ोस वाले घर वाले होते थे, पहले है ना मकान कच्चे थे दिल पक्के थे, आजकल मकान पक्के हैं दिल कच्चे हैं। अब एक बोला कि मेरा लड़का मेरी इज्जत नहीं करता, बोला क्यों? बोला घर में जाता हूँ ना वो फ़ोन साइड में छोड़ देता और वैसे बैठ जाता है। अरे मैंने कहा चाचा यही इज्जत है, वो जमाना चला गया कि वो आपके पैर छुएगा दन उठ करेगा। अगर वो बच्चा फ़ोन छोड़ रहा है तो आपकी बहुत इज्जत कर रहा है, क्योंकि आजकल ये छोड़ते नहीं। बिल्कुल, ये जैन जी तो भैया डिफरेंट जमाना है जी। अच्छा, आपने ये भी कहा कि फिटनेस का 0 फिगर और 6 पैक से लेना देना नहीं है। बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। लेकिन लोग तो उसी के लिए जाते हैं आजकल जिम में। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि परफेक्शन दिखने के चक्कर में हम सब नुकसान उठा रहे हैं। आज परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्ट घर चाहिए, परफेक्ट ये चाहिए। परफेक्शन होना यानी फिर गिरावट आ जाना। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये परफेक्शन का जो खेल है ना, ये ड्रामा ऐसे चलता रहेगा। आप बस जियो, अपने तरीके से वो करो। अगर आप अपने दैनिक कार्य आसानी से करते हैं, रात को आपको नींद आ जाती है, तो भैया आप फिट हैं। फिर आप उसको फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। आप 1 किलोमीटर भाग सकते हैं, 10 किलोमीटर भाग सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरे जैसा आदमी बहुत दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, रोटियाँ खाता हूँ, गेहूँ चावल जो मिल जाए सब खाता हूँ। तो अब ये बोलें कि भैया ये नहीं खाना, ओ माय गॉड ये डाइट है, ये गोली है, ये गोली आपका मिलट करेगी, इसमें इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतने ये क्या होगा। एक बार एक गाँव में एक दादी थी हमारी, 90 साल की कुछ थी। एक डॉक्टर आ बोले दादी ये गोली कैल्शियम की है, पत्ता गिर गया, गोली टूट गई। बोले क्या करती है? बोले हड्डियाँ जोड़ती है। बोले बेटा ये तो खुद ही नहीं जोड़ पाई, हड्डियाँ कहाँ से जोड़ेगी? मैं नहीं कहता कि मल्टीविटामिन प्रोटीन ये सब गलत चीज़ है, मगर भाई खाने को रिप्लेस करके खा रहे तो बहुत गलत कर रहे हो। और कभी भी खाली पेट कोई भी डिब्बे वाली चीज़ नहीं लेनी है। खाली पेट लो तो फ्रूट लो या जूस लो अपने सामने, डिब्बे वाली चीज़ नहीं खानी है, नुकसान करेगी। चाहे मैं बेचूं, कोई मेरी बहन बेचे, कोई भाई बेचे, कोई बेचे, खाली पेट डिब्बे वाली नहीं खानी है। खाली पेट नहीं है। आप एक लाइन को और बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, फैट टू फिट, फिट टू एथलीट। हम सब उठ लेते हैं 5 बजे 6 बजे, घूम के आते 1-2 घंटा, फिर वो जो पकौड़े वकौड़े कुछ खा लेते हैं, उसी में आधा घंटा थोड़ा पहले उठ जाओ, थोड़ी सी और शिद्दत से कर लो, तो भैया फैट टू फिट, फिट टू एथलीट हो जाओगे। काम तो सेम ही है, उसी में थोड़ी और मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि जो 1 टाइम खाए वो योगी, जो 2 टाइम खाए वो भोगी, और जो 3 टाइम खाए वो रोगी। अब मैं 2 टाइम खाता हूँ, क्योंकि बहुत से आजकल बोलेंगे ना, दिखाएंगे कोई मेडिकल प्रॉब्लम, दूसरी बात हर 2 घंटे में खाना चाहिए। सर ये चाचा ही मशीनरी को रेस्ट दे दो भैया, 2 घंटे में खाएगा तो फिर आदमी बीमार नहीं हो जाएगा? थोड़े दिन तो ठीक रहेगा, वो सब करेगा, मगर खाने से दूसरे खाने बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे गैप होना चाहिए। तो मैं एक टाइम खाता हूँ 11 से 2 बजे तक, दूसरा खाता हूँ 7 से 9:30 साढ़े 9 बजे तक। यही आप सजेस्ट करते हैं जो दर्शक देख रहे हो? हाँ, अगर कोई आपको मेडिकली प्रॉब्लम है तो भैया आप उसके अनुसार खाओ, नहीं तो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो, फिर दिन में लंच कर लो, शाम को डिनर कर लो। ठीक। आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी से बिना सोचे आपको जवाब देना है। अगर समय को पीछे ले जा सकते हैं तो क्या बदलेंगे? मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी गलतियां बदलूंगा जो मैंने की है। कोई 1-2 गलती जल्दी से बता सकते जो सबसे पहले दिमाग में आपके आ रहे हैं? 3 गलतियां। एक दिमाग में नहीं, थोड़ा टाइम लगेगी, मगर क्या था कि मैंने कई बार जिंदगी में, कई दोस्त थे, हमने कई चीज़ें ऐसी गलतियां की हैं कि जिनसे बहुत नुकसान हुआ है। उन नुकसान को बदल दूंगा मैं, या कि यानी वो स्कूल का एग्जाम मुझे आज भी याद आता है, उसके बाद मैं कई चेहरे जिंदगी में देख नहीं सका। और कई मेरे ऐसे दोस्त थे कि जिनको मैं आज भी मिस करता हूँ, उनमें से 1-2 है नहीं अभी। अच्छा, है ही नहीं अब? है नहीं, मतलब वो किसी कारण चले गए, तो मैं उस गलती को बदलना चाहूँगा। बॉलीवुड में किसके साथ काम करने की इच्छा है? मेरा मानना ये है कि बॉलीवुड में सारे दिग्गज बैठे हैं, मगर मैं चाहूँगा कि भाई मैं धर्मेंद्र साहब के साथ, शाहरुख खान साहब के साथ, सलमान खान के साथ, अन्ना मेरे फेवरेट हैं, इन सब के साथ काम करूँ। ठीक। कौन सी चीज़ है जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? मुझे लगता है कि पब्लिक लाइफ में आ जाते हो सब आपके बारे में जानते हैं, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं कि भाई
कई बार कुछ गलत समझ लेते, कुछ समझ लेते हैं, वो मुझे पता होता है कि भाई मैं सही हूँ या सही नहीं हूँ। लोगों की धारणा देखता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ ब्रेक होता है, तो मैं लगता हूँ कि मैं अपने आप को ही जानता हूँ, ना तो बीवी जानती ना दूसरे जानते, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ठीक है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मैं मालिक को याद करता हूँ, मैं कदम वहाँ रखता हूँ, जो नाक मेरे चल रहे हैं ना, वो कदम रखे पहले धरती माँ को मैं टच करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का दिन और दे दिया, इसको थोड़ा सार्थक करेंगे। ठीक। ये मैंने देखा था आपके जन्मदिन पे एक वीडियो आपने डाला था कि जन्मदिन तो रोज ही होता है, जिस दिन हम उठते हैं आज कुछ खास दिन, इस तरह से आपने कुछ वहाँ डिटेल में बताया था काफ़ी। और जन्मदिन डेली होता है ये आप मानते हैं? ठीक है। आपका फेवरेट धोखेबाज खाना, चीट मील? वैसे ये शहरियों के लिए चीट होता है, हम तो जो दिल करता है वो खा लेते हैं, चूरमा हलवा हर रोज खाते हैं। मैं गोलगप्पे खा लेता हूँ कई बार, ओके। सो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर एक दिन के लिए सुपर हीरो बने तो कौन सा बनना चाहेंगे? अगर एक दिन के लिए सुपर हीरो बना तो मैं वो बनना चाहूँगा जो ढेर सारे बच्चों को खुशियाँ देता है। ठीक। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरा पेशेंस। आपको एक शब्द जो आपको परिभाषित करता है? नेवर गिव अप। अगर WWE में रणवीर सिंह उतरे तो? WWE में रणवीर सिंह एक्टर हैं, अगर वो उतरे तो क्या लगता है आपको, कुछ कर पाएंगे? वो बहुत एंटरटेन करेंगे पब्लिक को। फाइट नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, मतलब बहुत एंटरटेन करेंगे वो, क्योंकि मैंने भी WWE का एक शो किया है। हाँ। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मुझे मौका मिला है मिट्टी की रेसलिंग से, देश के लिए खेलने से लेके, WWE का शो करने से लेके, फिर प्रोफेशनल डिफरेंट रेसलिंग करने से लेके, फिर MMA करने का। तो करेंगे वो, कर लेंगे। अगर कुश्ती नहीं करते तो क्या करते? मेरा ड्रीम जॉब था टीचर बनना। अगर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हो पाया, क्योंकि एक टीचर आता था, एक महीने में एक बार आता था और पीट के चला जाता था, तो मैं सोचता था यार ये क्या क्या जॉब है यार, एक दिन आता है बहुत पीटता है, आराम से सैलरी लेता है, अपना काम करता है और चला जाता है। तो मगर पढ़ाई लिखाई कारण बन नहीं पाया। टीचर बनते अगर? ठीक है। टीचर बनता। शादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? शादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि बीवी में आ गया है। बीवी में आ गया है? सब पहले मेरी दोस्त बहुत खास दोस्त थी, अब दोस्त कम रह गई है। अब बीवी ज्यादा बन गई है। बीवी ज्यादा बन गई है। रेसलिंग रिंग में आपसे पंगा लेने की हिम्मत कौन कर सकता है आपके हिसाब से? हिम्मत तो कोई भी कर सकता है, वैसे पंगा कोई भी ले सकता है। ठीक है। तनाव को कैसे दूर करते हैं? तनाव को मैं थोड़ा डीप ब्रेथ लेता हूँ और सोचता हूँ कि भाई क्या ये जो प्रेजेंट चल रहा है ना, ये वही कल है जिस कल के लिए हम कल परेशान था। ठीक है। एक आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं? एक आदत जिसे हम छोड़ना, वैसे आदत तो ढेर सारी हैं, एक आदत मैं जिसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं सब पे विश्वास करता हूँ। जल्दी विश्वास कर लेते हैं? बिल्कुल आंख बंद करके, और बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा कम हो जाए, हालांकि बना रहे मगर थोड़ा कम हो जाए। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस आज तक के या मतलब करंट में? करंट में। अब दोनों बता सकते हैं, पुराने जमाने में भी और भी। पुराने जमाने के जो मेरे फेवरेट एक्टर थे वो धर्मेंद्र साहब, सुनील दत्त साहब और राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब, ये चार मतलब अच्छे थे, बड़े थे। और करंट के ज़माने में जो एक्टर हैं उसमें देखो तो आप शाहरुख खान साहब, सलमान खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, तो ये, और एक अपना अन्ना सुनील शेट्टी साहब। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो पुराने ज़माने में तो हेमा जी होते थे, या श्रीदेवी जी, रेखा जी, तो मतलब वो थे, मधुबाला, मीना कुमार, सारे फेवरेट थे। अब आज के ज़माने में देखो तो अगर एक्ट्रेस का आप देखो तो जो थोड़ा सा वो है, सबसे अच्छी एक्ट्रेस है फिलहाल आलिया भट्ट। अगर एक्टिंग के हिसाब से देखो तो, और आप सुंदरता के हिसाब से देखो तो फिर ढेर सारी लड़कियां हैं, दीपिका पादुकोण देख लो या फिर कोई भी देख लो। बाकी एज एन एक्टर देखो, टैलेंटेड देखो तो आलिया भट्ट। अभी ये सुनने के बाद मुझे डाउट हो रहा है कहीं वाइफ से जाकर लड़ाई नहीं होने लगे। उनकी तारीफ नहीं करी आपने? हाँ, उनकी तारीफ नहीं की, सुंदर तो भी है भैया, तारीफ नहीं की मैंने उनकी। कर दीजिए लगे यार। हाँ, तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, तभी शादी की है। लेकिन पुरानी दोस्त वाली या जो अभी बीवी वाला कैरेक्टर है, कौन से वाले में ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्यार? दोस्त वाला। आपने कहा नहीं यार, कहा बीवी वाला कैरेक्टर थोड़ा पीछे करो, दोस्त वाला आप दोबारा से लाओ, बोला नहीं? भैया वो
शंकर भगवान पार्वती जी को नहीं समझा पाए, सती को नहीं समझा पाए, वो मना कर रहे थे कि भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ, जबरदस्ती गए, वो खुद की जान दी कुंड में वो करे, फिर वो इतनी मेहनत हुई। जब भगवान शंकर ही समझा पाए तो हम हमारी कहाँ औकात है। सही बात है, सही बात है। आखिर में अगर आप कुछ दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि भैया ये ज़िंदगी हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इस ज़िंदगी में जो आपका सपना है ना, अगर आप उसके पीछे नहीं गए, सपना पूरा नहीं किया, फ़ायदा कुछ नहीं है। सपने देखो पूरे होते हैं। हम में से 90% वो काम करते हैं जिस काम के लिए हम बने ही नहीं हैं। तो प्लीज़ आप वो काम करो जिस काम के लिए बने हैं, भले ही हम उसमें सक्सेसफुल हों या ना हों, तो वी आर सक्सेसफुल। और नेवर एवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ। आप किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी मुकाबला नहीं करना, हम उससे आगे ही पहुंच सकते हैं। रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड हमेशा हार्ड वर्क करो और मेहनत करो, और फिर मेहनत करके फिर देखो कि भैया अगर आप फेल होते हो तो आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, किसी और अच्छी चीज़ से होगी। तो ज़िंदगी में कोई नो नाम का शब्द ही नहीं है। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ना कोई एंड, हैंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई, ना कोई फेल है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो भैया लाइफ में जब जागो तब सवेरा, कभी भी हिम्मत मत हारो और खुशियाँ दो, प्यार दो, क्योंकि जो फूल बेचते हैं ना उनके हाथों में खुशबू रह जाती है। जैसा हम देंगे वैसा ही लौट के आएगा। तो अच्छे दो और हमेशा खुश रहो। MK टॉक्स जिस हिसाब से आपने स्टार्ट किया और जिस हिसाब से जो आपका पॉडकास्ट करने का एक नेचुरल अंदाज है वो बहुत अच्छा है। ये आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि क्या है कि जो भी चीज़ है जिसमें अगर नेचुरल हो, आप सिंपल तरीके से हो, वो सबसे सादगी आगे जाती है। सादगी अगर बनी है तो वहाँ पे कुछ बचा हुआ है, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अगली बार MK टॉक्स पे आऊँ तो मालिक करे कि ये दिन दुगनी रात चौगनी इतनी तरक्की करे कि भैया हर शहर में एक MK टॉक्स के स्टूडियो खुल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संग्राम भाई, थैंक यू एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करते रहें, प्रेरणा देते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो ये थे हमारे साथ मशहूर रेसलर, एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर संग्राम सिंह जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि कहाँ से ज़िंदगी को शुरुआत करके ये अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से इनकी ज़िंदगी लाखों युवाओं को खास तौर से प्रेरणा देने का काम कर सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ, पूछेंगे कुछ और सवाल। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए MK टॉक्स। नमस्कार, आदाब।